Srihari Ashok Tapkire is a personality who is presently working in Ordnance Factory, जिसे हम शस्त्र और आयुध निर्माण केंद्र कहते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वहां पे काम करते हैं प्रेजेंटली पूना में। उन्होंने बहुत सारे ट्रेकिंग्स किए हैं, माउंटेनियरिंग्स किए हैं, और अपने जो इन एक्सपीरियंसेस है उसको आप बच्चों के साथ शेयर करने के लिए एक हमने कोशिश किया है मिथिलेश सर के द्वारा। ये छोटी सी कोशिश साकार हो सकती है, ठीक है। तो मिथिलेश सर ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और उन्होंने खुशी खुशी मान लिया कि वे आप सबके साथ एक इंटरेक्शन करेंगे, एंड ही विल बी टॉकिंग टू यू ऑल अबाउट हाउ लाइक माउंटेनियरिंग इज डन, okay, what all things are required and what all difficulties they face during this process of mountaineering. So it is a wonderful interaction which we'll be having today with Srihari Ashok Tapkireji. He's a wonderful personality. So very shortly, within 2 or 3 minutes, he'll be joining us. So till then, you know, the chapter all deals about the chapter Up You Go. Okay, in EVS deals about the mountaineering, trekking. Okay, so when we go up, what all difficulties we face, what all things or what preparedness we require when we are doing such an adventurous activity. Okay, so these things are to be learned by you. So Mithilesh sir in his previous class has already told you about different adventure activities, and shortly in a very short note he had given what is mountaineering and how it is done. Now today we are having yes sir. Sir. Yes, sir. Just, all students listen carefully. Today we are having guest, special guest. Okay, all of you should switch on your video. Okay. In regular class, you are switching off your video, but now today, switch on your video. You will see all of you. Set your camera in a very good manner. Don't disturb. Okay. आपका मोबाइल जो है उसका कैमरा का स्विच ऑन करो वीडियो का, और आप सामने एक जगह रख दो, बार बार उसको डिस्टर्ब नहीं करना, तभी स्विच ऑन करके रखना है, सबका चेहरा दिखना है। समझ आ गए? राइट, पूरा प्रोग्राम था, आज का स्पेशल क्लास है, ऑन करके रखिए आपका। ओके बसरा सर दोबारा बता दीजिए। Good afternoon, sir. Sir, our chief guest for today's function has already joined us, Srihari Ashok Tapkir, who is working as a technician in Ordnance Factory, Dehu Road, Pune, which comes under Defense Ministry, and he has already won Ordnance Khel Ratna Puraskar in 2013. I, on behalf of the entire Vidyalaya Parivar, I accord a very warm welcome to Srihari Ashok Tapkir sir. Namaste sir. Namaste. Namaste. To give a brief introduction about Srihari Tapkir sir. Sir, as I told, is already working as technician in Ordnance Factory Dehu Road Pune, रक्षा मंत्रालय में काम कर रहे हैं। आपने हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से आप अपनी बेसिक, जो दार्जिलिंग में है, अपनी बेसिक माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग कोर्स की है, और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से आपने एडवांस्ड माउंटेनियरिंग कोर्स किया है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से आपने सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स भी किया है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट से आपने बेसिक डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स भी किया है। आपने सह्याद्री पर्वतमालाओं पर 12 से अधिक यशस्वी चट्टान चढ़ाई की है। सह्याद्री श्रृंखला में अनेक ट्रेकिंग कैंप यशस्वी रूप से आपने किए हैं। हिमालय के माउंट डीकेडी
जो 5670 मीटर ऊंचाई पर है, आपने चढ़ाई की है। माउंट चंद्रभागा 12 जो 6240 मीटर हाई है, आपने यहाँ पे भी ट्रैक किया है। माउंट मेरा जो नेपाल में है 6554 मीटर की ऊंचाई पर आपने उसकी भी चढ़ाई की है। माउंट आर्यलैंड जो नेपाल में है 6200 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ पे भी आपने चढ़ाई की है। और सबसे अहम है माउंट एवरेस्ट नेपाल में जो 8850 मीटर की ऊंचाई पर है, आपने इस दक्षिणी भाग से ट्रेकिंग करते हुए इस चढ़ाई की है और बहुत ही यशस्वी रूप से चढ़ाई की है। इसके लिए हम सबसे पहले तो आपका आभार प्रकट करते हैं, ऐसी दिग्गज हमारे बीच आज मौजूद हैं। साथ में आपको 2012 में प्रथम पर्वतारोही, आप शाकाहारी प्रथम पर्वतारोही बने जो नेपाल के एवरेस्ट मेडल भी आपने प्राप्त किया है। और 2013 में ऑर्डिनेंस खेल रत्न पुरस्कार भी प्राप्त किया है। साथ में आपने माउंट मेंथोसा जो 6555 मीटर की ऊंचाई पर है, माउंट देव टिब्बा जो 6000 मीटर की ऊंचाई पर है, माउंट स्टॉक कांगड़ी जो 6200 मीटर की ऊंचाई पर है, और माउंट मेंटोक कांगड़ी जो 6250 मीटर की ऊंचाई पर है। ऐसे अनेकों शिखरों की आपने सफल चढ़ाई की है। तो आज हमारे बीच आप यहाँ मौजूद है, हमें बहुत ही यह गर्व का विषय है। साथ में आपने कर्नाटक, कश्मीर और महाराष्ट्र में जो पिछले 2-3 साल में आपदाएं आई वर्षा के कारण, उसमें भी गत वर्षों में आपने आपदा प्रबंधन टीम के आप मुख्य सदस्य रहे हैं और सामाजिक वेदिका पर आपने पर्वतारोहण व एवरेस्ट मुहिम इस विषय पर 500 से अधिक अनुभव कथन व मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। 300 से अधिक आपदा प्रबंधन इस विषय पर मार्गदर्शन कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजन किए हैं। 50 से अधिक विद्यालय व महाविद्यालय में व्यक्ति विकास व आत्म संरक्षण इस विषय पर आपने व्याख्यानें प्रस्तुत किए हैं। और एनसीसी व राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं के लिए आपने साहसी क्रीड़ाओं व आपदा प्रबंधन विषय पर अनेकों कार्यशालाओं का आयोजन किया है। ऐसी महान हस्ती आज हमारे बीच मौजूद है। मैं आपका हमारे प्राचार्य जी की ओर से व समस्त शिक्षक वृंद की ओर से और छात्रों की ओर से तहे दिल से केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 एयरफोर्स स्टेशन सामरा परिवार की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं और आपको स्वागत ज्ञापन करता हूं। नमस्कार। नमस्कार। अब मैं हमारे प्राचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वे 2 शब्द कहें, उसके बाद हमारे बीच श्री हरि तापकीर सर अपना अभिभाषण प्रस्तुत करें। सर। Okay, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. And welcome to this session. We are very much thankful to you for giving your acceptance. Thank you, sir. As people like you are motivation for our students. They will get some inspiration from you if you interact with such young children. Okay. So really by hearing your biodata, I'm very happy that you have so many achievements and awards. Thank you, sir. You're also helping the children in sports and games and also in other activities. Yeah. Really, I'm very much thankful to you. Thank you, sir. Thank you. For class 5th, I think, but for senior students also, we need your guidance. One day we will arrange for speech. Yeah, sure, sir. Sure, sir. Sure, sir. Because somebody should be like you. There are students are there, those who are interested. Ji. If they get some guidance and some motivation and some inspiration, definitely in future we will have many mountaineers. Yes. Thank you. So once again, and thank you very much. And personally also, whenever you have free, just you visit our Vidyalaya so that we can have a cup of tea also. Okay. Right, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Without taking much time, just you very Yeah. fast to start our session. Thank you. Thank you. धन्यवाद सर। अब मैं श्री हरि तापकीर सर से निवेदन करूंगा कि वो अपना सेशन शुरू करें। सर। Okay, sir.
Thanks to all. First of all, respected Principal Sir, C.H. Vijay Ratnam Sir, if I am not wrong, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरफोर्स स्टेशन सामरा, मुख्याध्यापिका श्रीमती कांता कामले जी, एवं सभी शिक्षक जो टीचर लोग हैं और सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट। बेसिकली कर्नाटका और मेरा बहुत अच्छा संबंध है। पिछले 3 सालों से मैं कनकपुरा, मागडी और आपका रामनगरा डिस्ट्रिक्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एज अ ट्रेनर वहाँ पे पुलिस, फायर सर्विसेज, आपका जो महसूल डिपार्टमेंट है और जो आपका वीडियो लेवल का डिपार्टमेंट, पंचायत, आशा वर्कर, सबको ट्रेनिंग देने जाता हूँ। लेकिन आज मेरा अलग सेशन है, आप बच्चों के सामने है और टीचर लोगों के सामने, तो थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि टीचरों के सामने बोलना थोड़ा दिक्कत होता है। बच्चों के सामने शेयरिंग कर सकता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं सर। बेसिकली मेरे दोस्त राकेश जो एयरफोर्स स्टेशन सामरा में पोस्टिंग है, उनसे इंटरेक्शन होने के बाद आपके रिस्पेक्टेड मिथिलेश सर, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे बोला कि आप बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना है क्योंकि आपका जो पढ़ाई का जो एजुकेशन सिस्टम है अभी, रिस्पेक्टेड बचेंद्री पाल मैम जो इंडिया की पहली महिला पर्वतारोही है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे पहली चढ़ाई की है, तो उनका एक चैप्टर है, इफ बराबर है सर? यस सर, जी सर। यस यस, ओके। तो वो चैप्टर के हिसाब से बच्चों को एवरेस्ट के बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है। और बेसिकली एवरेस्ट तो बच्चों ने बुक में देखा होगा कि एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो मैं थोड़ा एवरेस्ट का हिस्ट्री बताऊंगा। एवरेस्ट के ऊपर जो क्लाइंबिंग हुआ है, जो पर्वतारोहण हुआ है, उसका थोड़ा सा स्टडी ले लूंगा और बाद में बच्चों को मेरा एवरेस्ट का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं आपसे सबसे टाइम मांगता हूँ, मुझे टाइम कम पड़ जाएगा मुझे बात करने में, तो मैं जितना हो सके पॉसिबली सबके साथ शेयर करूंगा। और लास्ट में आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ओके। तो माउंट एवरेस्ट जो पर्वतारोहण करते हैं या माउंटेनियरिंग बोलते हैं, उसमें हर एक जो माउंटेनियर होता है उसका ड्रीम होता है। हर एक जिंदगी में जो कोई भी इंसान हो, उसका जब कोई बड़ा अचीवमेंट होता है तो उसको बोलते हैं उसने अपना जीवन का एवरेस्ट पा लिया। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ऊंचाई, उसके ऊपर कोई ऊंचाई नहीं है। तो अगर अपने लाइफ में हमको कुछ आगे बढ़ना है तो हम लोग बोलते हैं कि एक गोल रखो, एक नया सेट करो रिकॉर्ड। तो उससे क्या होता है, आवाज सुनाई दे रहा है सबको? हेलो जी, ओके। तो ओके, तो सबके लाइफ में हम देखते हैं कि हर एक बंदा अपने लाइफ में अपनी ऊंचाई छूना चाहता है। तो मैंने भी एक ड्रीम देखा था, माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। मैं एज अ डिफेंस वर्कर हूँ, लेकिन मेरा पैशन था माउंटेनियरिंग में मुझे बहुत रुचि थी बाय बर्थ। आप जानते हैं, जैसे हम हमारा सह्याद्री बोलते हैं, लेकिन वैसे तो वेस्टर्न घाट है जो गुजरात से लेके केरला तक फैला हुआ वेस्टर्न घाट है। कर्नाटका में भी वेस्टर्न घाट है, और आप जैसे महाराष्ट्र में भी फोर्ट्स है, वैसे कर्नाटका में भी फोर्ट्स है। तो ये फोर्ट्स का जो जर्नी था, इसके ऊपर जो ट्रेकिंग था, वो ट्रेकिंग करते करते हमने देखा कि कुछ कुछ फोर्ट्स के ऊपर रास्ते अच्छे थे, कुछ कुछ फोर्ट्स हम अच्छे से देख सकते थे, लेकिन कुछ कुछ फोर्ट्स ब्रिटिश, जब एम्पायर हमारे इधर इंडिया में ब्रिटिश गवर्नर रूल आया था, उस टाइम ब्रिटिशर ने हमारे कुछ फोर्ट्स के रास्ते तोड़ दिए थे। क्योंकि हमारे फोर्ट्स, हमारा जो इंडिया के जो किंग लोग थे, छोटे छोटे संस्थान थे, उनके वो एक शक्ति स्थल थे, वहां पे उनकी पावर आर्मी थी। तो वो डिस्ट्रॉय करके उन्होंने वो फोर्ट्स के ऊपर जाने के रास्ते तोड़ दिए, ना कि कोई वो किले के ऊपर जा सके। तो ऐसे हम बहुत किले के ऊपर गए, तो कुछ किलों के रास्ते टूटे थे, तो हमने सोचा यार इनके ऊपर कैसे चढ़ा जाए। तो वहां पे हमको रॉक क्लाइंबिंग, जो प्रस्तरारोहण बोलते हैं, रॉक क्लाइंबिंग, जहाँ पे आप जानते हैं सब, एक छिपकली जैसे 90 डिग्री वॉल पे चढ़ती है, तो वो ग्रिप के साथ चढ़ती है। तो इंसान को अगर 90 डिग्री वॉल पे चढ़ना है तो उसको रॉक क्लाइंबिंग का टेक्निक सीखना जरूरी है। अगर वो टेक्निक आ गया तो आप लोग भी कोई भी अच्छी पहाड़ की दीवार पे चढ़ सकते, घर वाले दीवार पे नहीं, घर वाले दीवार पे हम नहीं चढ़ सकते, लेकिन जो माउंटेन में जो दीवार है, नेचुरल रॉक वॉल, उसके ऊपर हम क्लाइंब कर सकते हैं। तो ये रुचि बढ़ते बढ़ते हमने पता किया कि यार इसको सीखना है तो कैसे सीखना है। आपको चैप्टर में बचेंद्री पाल जी ने बोला होगा, बचेंद्री पाल का जी का चैप्टर है, उसमें उन्होंने बताया होगा कि वो ट्रेनिंग लिया। वैसे ही जिसको माउंटेनियरिंग में जाना है उसके लिए हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग, वहाँ पे इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स लिया जाता है। वैसे ही नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। ऐसे भारत में 6 से 7 इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पर्वतारोहण का नॉलेज दिया जाता है और पर्वतारोहण सिखाया जाता है। तो
ऐसे एक इंस्टीट्यूट HMI में हमने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया, और हमारा कोर्स भी एज एक स्कूल का जैसे साल का हमारा एक्टिविटी रहता है कि डेली शेड्यूल रहता है, सुबह स्कूल में जाओ, प्रार्थना होगी, उसके बाद एक्सरसाइज होगा, उसके बाद एक स्टेप बाय स्टेप क्लासेस हो गए, कुछ मनोरंजन की क्लासेस हो गए। वैसे माउंटेनियरिंग का हमारा कुछ साल का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन 1 महीने का कोर्स था, और उसमें डेली सुबह उठ के हमको एक्सरसाइज करना पड़ता था, योगा करना पड़ता था, प्राणायाम करना पड़ता था। उसके बाद हमको अलग अलग माउंटेनियरिंग टेक्निक का लेक्चर्स होता था, और बीच में आफ्टर नून के सेशन के बाद हमको माउंटेनियरिंग का फिल्म दिखाया जाता था। रोज एक नया माउंटेन का फिल्म दिखाया जाता था। उसमें ज्यादातर फिल्में थी माउंट एवरेस्ट की, क्योंकि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और सबसे ऊंची चोटी पे चढ़े गए बहुत से एक्सपीडिशन की एक डाटा हर एक इंस्टीट्यूट में रहता था। तो उसके कारण हमको वहां पे अवेलेबल सब चीजें मिलती थी, और हम लोग वो मूवी देखते थे। अब जैसे ही मूवी देखते थे उसमें रुचि बढ़ गई, और हमने भी सपना देखा कि एक न एक दिन हम भी इस माउंट एवरेस्ट के ऊपर, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर चढ़ाई करेंगे। ये सपना मन में ठान के हम बेसिक माउंटेन कोर्स A ग्रेड से कंप्लीट किया। फिर छोटे मोटे पहाड़ वेस्टर्न घाट्स में हम चढ़ाई करते थे। फिर और रुचि बढ़ी कि हम आगे कैसे जाए, तो हमने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो उत्तरकाशी में है वहां पे एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स किया। इसमें मेरे साथ मेरे दोस्त राकेश जी थे, हम दोनों डिफेंस से सीट लिया था, डिफेंस से हमको सीट मिला था, और उसमें हमने माउंटेनियरिंग का एडवांस कोर्स किया। और उसमें एक द्रौपदी का डांडा DKD2 करके एक पीक है, उसके ऊपर हमने चढ़ाई की, और उसके बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि यार चलो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक रात में कोई स्टार नहीं बनता, एक रात में कोई सक्सेस नहीं मिलता। स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाई करके जाना, हर एक चीज के लिए आपको उसका नॉलेज लेना है, उसका ट्रेनिंग लेना है, उसका अभ्यास करना है, और उसके बाद ही वहां तक जाना है। एवरेस्ट चढ़ना है तो एक दिन में हम तय करेंगे आज मेरे को एवरेस्ट चढ़ना है और कल निकल गया, ऐसे नहीं होगा। जैसे हमारे टीचर लोग बोलते हैं कि साल का लास्ट का एग्जाम होता है, तो उसके लिए पूरा साल भर पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है, उसके बाद फाइनल एग्जाम में अच्छा स्कोर करके हम पास हो सकते हैं और अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं। वैसे ही एवरेस्ट हर एक माउंटेनियरिंग का फाइनल एग्जाम है, ऐसा समझ लीजिए। ऐसे समझ लीजिए, मतलब हर बहुत माउंटेन है एवरेस्ट जैसे, एवरेस्ट के तरीके, लेकिन एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसके लिए उसका एक महत्व ज्यादा है। तो हमने भी पढ़ाई शुरू की, कोर्सेस तो किया था, अभी एक्सपीरियंस आना जरूरी था। तो माउंट एवरेस्ट का एक्सपीरियंस लाने से पहले छोटे मोटे कुछ शिखर थे हिमालयन में, वहां पे हमको जाके एक्सपीडिशन पूरा करना था, तो हमने वो भी शुरू किया। और एक ऐसा पूछते कि अपना ड्रीम जो अपना गोल है वहां पे जाने के लिए उसका कुछ हिस्ट्री करना चाहिए, उसका हिस्ट्री ढूंढना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी चीज करनी है तो हम उसके बारे में 10 किताब लेके बैठते हैं, एक पढ़ाई करनी है तो 10 किताब लेके हम क्या करते हैं, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल देते, पूरा हिस्ट्री निकाल देते। तो मैंने भी सोचा यार एवरेस्ट का कच्चा चिट्ठा कुछ निकाल लूं, अगर ये चीज मेरे हाथ में आ गई, अगर पूरा एवरेस्ट का हिस्ट्री मेरे को पता चल गया, तो मुझे एवरेस्ट चढ़ाई पे कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो एवरेस्ट एक माउंटेन, एक पहाड़ है, लेकिन सिर्फ हिमालय में सिर्फ एवरेस्ट है क्या? बिल्कुल नहीं। एवरेस्ट बहुत बड़ा माउंटेन है, उसकी लंबाई और क्या बोलते हैं, चौड़ाई लंबाई बहुत लंबी है। अगर हम एवरेस्ट को चुने तो एवरेस्ट एक हिमालय का पीक है, और उससे भी एवरेस्ट से भी बड़ा हिमालयन रेंज है। बड़ा मतलब हाइट में नहीं, लंबाई में। तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर मैं आपको, अभी आप तो बोलेंगे कि बचेंद्र पाल का चैप्टर है और आप जियोग्राफी में कैसे गए, लेकिन हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई उसका भी थोड़ा सा ध्यान हमने पढ़ाई किया, उसमें हमने लक्ष्य दिया। तो हमने देखा कि जो हमारा इंडिया का जो टेक्टोनिक प्लेट है, इंडिया, हम ऑस्ट्रेलिया का एक जमीन का टुकड़ा टूट के एशिया के नीचे भाग में हम जाके हमारा टुकड़ा टक्कर मारा बहुत करोड़ साल पहले, और उसके टक्कर की वजह से हिमालय का उत्पत्ति हो गया। उसको बोलते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट। जो जियोग्राफिकल मूवमेंट होगा उसके बाद वो एवरेस्ट की उत्पत्ति, मतलब हिमालय की उत्पत्ति हो गई, और हिमालय की बहुत बड़ी रेंज तैयार हो गई। जमीन का एक हिस्सा पूरी तरह से दोनों प्लेट के टकराव से बीच में जो जमीन थी वो ऊपर आके हिमालय का पहाड़ बना, पूरा हिमालय पर्वतराज बना। हिमालय हम अगर देखें तो शिवालिक जो अफगानिस्तान से शुरू होती, शिवालिक माउंटेन्स, वहां से हिमालय शुरू होके वो हिमालय खत्म होते हैं आसाम तक, अरुणाचल तक। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण पार्ट है, मैं आपको थोड़ा सा हिमालय के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले शिवालिक जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपरी भाग में, उसको शिवालिक बोलते हो, जो हिमालय का स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद आता है काराकोरम, जो पीओके, जो पाकिस्तान का ऊपर का हिस्सा है, सिंधु नदी का वैली, और हमारा JNK का कुछ पार्ट उसमें काराकोरम, जो आप सियाचिन जानते हैं, सियाचिन को भी काराकोरम रेंज में जाते हैं। तो हिमालय का ये काराकोरम पार्ट है। उसके बाद आता है पंजाब हिमालय।
जो पंजाब हिमालय है, जो हमारा पाकिस्तान और इंडिया का जो पंजाब है उसमें हिमालय के कुछ रेंज है, उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। उसके बाद आता है गढ़वाल हिमालय, जो हमारा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट है, उसको गढ़वाल हिमालय बोलते हैं। कुमाऊं, जो गढ़वाल और कुमाऊं लोग होते हैं वो गढ़वाल और वो कुमाऊं हिमालय के होते हैं। उसके बाद आता है नेपाल देश, जो नेपाल देश है उसको पूरा नेपाल हिमालय बोलते हैं। और नेपाल हिमालय के बाद आता है सिक्किम और दार्जिलिंग का जो हमारा भूटान का एरिया है उसको सिक्किम हिमालय बोलते हैं। और आखिरी जो पार्ट है हिमालय का वो है आसाम या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर हिमालय, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश से लेके बर्मा ब्रह्मदेश के बॉर्डर तक है। ये एक हिमालय का आपको मैंने बेसिक बता दिया। हिमालय का जो व्याप्ति है, पूरा जो लंबाई चौड़ाई बोलते मैंने बताया आपको कि उसमें लगभग 8,000 मीटर जो डेथ जोन से ऊपर के पीक है वो कम से कम 14, जो हाईएस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट 14 पीक है वो पूरे के पूरे हिमालय में है। 26,000 से ऊपर 17 पीक है वो सब हिमालय में है। और 25,000 के ऊपर लगभग 100 से ऊपर पीक वो भी हिमालय में है। हिमालय की लंबाई अगर देखे जाए तो कम से कम 16,000 से 17,000 किलोमीटर लंबा हिमालय है। और चौड़ाई में 3,000 से 3,500 किलोमीटर चौड़ा हिमालय है। तो हिमालय का ऐसा पूरा पार्ट है हमारे इंडिया के ऊपर से आप देखते हैं तो वो हिमालय का है। और अभी मैं एवरेस्ट की तरफ जाता हूँ। एवरेस्ट का आपको जानते हैं सब लोग, एवरेस्ट का ओरिजिनल नेम क्या है? माउंट एवरेस्ट ये तो ब्रिटिश लोगों ने दिया हुआ नाम है, लेकिन एवरेस्ट का बेसिक जो नेपाली नाम है वो है सगरमाथा। सगरमाथा या सरगमाथा बोलते हैं उसको। स्वर्ग का माथा या सागर माथा, जमीन से ऊपर आ गया, समुद्र से ऊपर आ गया है सगरमाथा। जैसे हम देखते हैं कि हमारे हिमालय में बहुत इंडिया में बहुत से पीक है, लेकिन वैसे ही जैसे हम जाएंगे ये जो एवरेस्ट है ये जो पीक है ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है और दोनों देश की बॉर्डर पे ये पीक है, इसलिए दोनों देश के उसके ऊपर पूरा अधिकार है। जब नेपाल साइड से मैंने बोला इसको सागरमाथा बोलते हैं तो उसको चाइना के साइड से तो कुछ अलग नाम होगा। चाइना के साइड से उसका नाम है चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा ये नाम है, उसका मतलब होता है विश्व की माता। इसका जो सर्च है, जैसे हमारा सर्वे हुआ था इंडिया का पूरा, जैसे ब्रिटिश आ गए, ब्रिटिशों ने हमारे इंडिया का पूरा मैप बनाना शुरू किया, पूरा सर्वे किया और वो नीचे से साउथ से शुरू करके वो नॉर्थ तक गए। और जैसे ही वो नेपाल के बॉर्डर में पहुंचे तो तब तक वहां हमारे इंडिया में कांचनजुंगा जो दार्जिलिंग की करीब शिखर है उसको दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माना जाता था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर ने ये हाइट गिनना चालू किया हिमालय के शिखरों का, तो उसमें शिखर 15 जो नेपाल में है उसको एक हमारा जो राधानाथ सिकदर करके एक मैथमेटिशियन थे जो ये सर्वे में काम कर रहे थे, उन्होंने वो शिखर 15 की ऊंची जो ऊंचाई है उसको कैलकुलेट किया और वो अपने जो सर्वेयर जनरल है सर जॉर्ज एवरेस्ट उनके पास गए और बोले सर ये शिखर मुझे दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर लग रहा है और शायद इसके बारे में हम अभी कुछ मालूमात नहीं कर सकते क्योंकि नेपाल में है और नेपाल में ब्रिटिशर को अलाउड नहीं है। फिर भी ब्रिटिश जो सर जॉर्ज एवरेस्ट थे उन्होंने 2-4 अलग अलग जगहों से रीडिंग लेके ये माउंट एवरेस्ट जो पीक 15 थी उसकी कैलकुलेशन किया, उसकी हाइट की पूरा निकाला, हाइट कैलकुलेट की और वो हाइट निकली 8,848 मीटर, यानी सी लेवल से 29,000 फीट, 29,028 फीट इतनी हाइट निकली। और उन्होंने ब्रिटिश की जो लंदन में रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी है उसमें एक प्रपोजल डाला, उसमें बताया कि ऐसे ऐसे एक पीक है जो नेपाल हिमालय में है और वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का पता चल गया तो उसको उसके ऊपर क्लाइम करने का भी लोगों ने कोशिश शुरू किया। और जैसे ही कोशिश शुरू किया तो नेपाल की तरफ से तो कुछ परमिशन नहीं मिल रहा था, तो तिब्बत की तरफ से जो लामा राज था वहां पे, लामा से ब्रिटिशर्स ने और दुनिया के बाकी देशों में जो माउंटेनियरिंग थे उन्होंने वहां पे चढ़ाई के लिए परमिट मांगा और वहां पे रिकॉर्ड में नाम लगाया माउंट एवरेस्ट का, क्योंकि ये जो सर जॉर्ज एवरेस्ट थे इनके जूनियर जो ऑफिसर थे उन्होंने ये सबसे बड़े पीक को अपने बड़े सीनियर सर के नाम पे इसका नाम रख दिया माउंट एवरेस्ट, लेकिन उसका बेसिक नाम था सगरमाथा। लेकिन इसका एक ही नाम नहीं था, इसके कम से कम मेरे को 16 नाम, मैंने बताया आपको कि मैंने पढ़ाई कर करके पूरा हिस्ट्री निकाला है, तो 16 नाम ये माउंट एवरेस्ट के निकले कि जो बेसिकली लोकल लैंग्वेज में उसको बोला जाता था। तो सबसे उसका नाम था देवधुंगा। देवधुंगा बोले तो देवाधिदेव जो इंद्रराज है उनका आसन, क्योंकि देवों के राजा है उनका आसन बैठने की जगह करके ये शिखर को बोला जाता था देवधुंगा। उसके बाद बोला जाता था भैरथान, जो भैरवनाथ है, शिवजी को भैरवनाथ बोलते थे, शिवजी का आसन या शिवजी का रहने की जगह करके उसको नाम भैरथान भी बोलते थे।
तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा बोलते थे, लेकिन तिब्बत की कुछ और जमाती इसको छिंगो पनारे बोलते थे। छिंगो पनारे बोलते तो राजा की माँ, मतलब पूरे शिखरों की माँ, ऐसा छिंगो पनारे बोलते थे। उसके बाद चोमो कंकर, चोमो कांकार, ऐसे बहुत से नाम थे। लेकिन 1865 में जब माउंट एवरेस्ट नामकरण हुआ, उसके बाद उसको माउंट एवरेस्ट से ही पहचाना गया। और जो भी अभी इंटरनेशनल एक्सपीडिशन जाते हैं माउंट एवरेस्ट पे, वहां पे उसको दोनों तरफ से, सागरमाथा नेपाल की तरफ से और चीन की तरफ से चोमोलुंगमा, यही नाम से उसको सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये हो गया एवरेस्ट का बेसिक हिस्ट्री जो मैंने पढ़ाई था। ज्योग्राफी थोड़ा था, लेकिन मैथमेटिक्स भी था कि अभी एवरेस्ट के ऊपर इसकी इतनी ऊंचाई चढ़नी है। हम हमारे घर में कैलकुलेशन लगाते हैं कि, या फिर हमारे स्कूल के बाजू में या गांव में कोई पहाड़ होता है तो हम उसको कैलकुलेशन लगाते हैं कि हमको कितना लंबा चढ़ाई जाना है, तो ये कम से कम 100 फीट रहेगा या 200 फीट रहेगा या 300 फीट रहेगा। तो वो कैलकुलेशन करके हम वो पहाड़ की चढ़ाई का अंदाजा लगाते। लेकिन माउंट एवरेस्ट पे ऊपर चढ़ाई करना है तो उसके लिए उसका साइंस का थोड़ा सा स्टडी करना जरूरी है। मैं आज थोड़ा सा बच्चों के एंगल से जा रहा हूँ, क्योंकि माउंट एवरेस्ट उतनी ऊंची चोटी है, वहां पे इतना बड़ा बर्फ का जो है, बर्फ ज्यादा है, वहां पे माइनस टेम्परेचर है, वहां पे खतरे हैं, वहां पे डिजास्टर्स है, क्योंकि इतना बड़ा पहाड़ है तो वहां पे 110% अपने लिए कठिनाई ज्यादा है। तो उसका साइंस की नजर से, मुझे साइंस की नजर से देखना था कि उसके ऊपर कैसे चढ़ाई करने के लिए कोशिश किया जाए। तो सबसे पहला था वहां पे जो कठिनाई थी, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पे जो कठिनाई थी, वो कठिनाई जो हर्डल्स, उसको ढूंढना था। सबसे पहला था वहां पे माइनस टेम्परेचर। हम लोग देखते हैं कि हमारे इधर ठंड आती है, जो हमारा टेम्परेचर है अभी, जो हमारा मीन्स हमारा जो वेस्टर्न एरिया है या साउथ इंडिया है हमारा पूरा, वहाँ पे टेम्परेचर बेसिकली 27-28 से लेके 40-42 तक मैक्सिमम जाता है। मिनिमम में जाता है हमारा 22-18, कभी कभी अगर 14-12 के करीब गया तो ज्यादा ठंड लगता है हमारे इधर। ठंड के मौसम में जो विंटर आता है उसमें हमारे इधर 11-12-14 तक गया। जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। लेकिन माउंट एवरेस्ट पे जो ऊंचाई है, सबसे ऊंचा पर्वत है, वहाँ के जो बेस कैंप है 17,000 फीट 16,000 फीट में उसका बेस कैंप है। वो बेस कैंप में सबसे शुरुआत का टेम्परेचर है -20। आप जानते हैं साइंस के हिसाब से 0 टेम्परेचर में पानी का बर्फ जम जाता है। और जो बेस कैंप हमने जहाँ पे पहला कैंप लगाया उसका टेम्परेचर था -20। और जो एवरेस्ट की चोटी थी 2012 में जब मैं उसके टॉप पे था, तो मैंने जो रिकॉर्ड किया -54 डिग्री सेल्सियस। आप सोचिए -20 में हमने शुरुआत किया, -54 डिग्री में हमने टॉप पे चढ़े, तो आप सोचिए कि वहां पे कितनी कठिनाई होगी। पीने का पानी भी 1 सेकंड में जम जाता है पूरा। आप लोग तो बच्चों के बारे में मैं बोल देता हूँ कि मैगी आप लोग बहुत घर में खाते हैं, मैगी का एड्रेस देखते कि बस 2 मिनट में मम्मी ने मैगी बनाया। लेकिन मैगी के बारे में मेरा स्टोरी बहुत खतरनाक है। मैगी बनाने के लिए मुझे 2 घंटा लगता था, क्योंकि मैगी के लिए सबसे पहले चाहिए था पानी। और पानी वहां पे, पानी जो था वो बर्फ के रूप में था, और उसको अगर कन्वर्ट करना है पानी में तो उसको कम से कम 1 घंटा लगता था। वो -20 डिग्री से 50 डिग्री वाला बीच में जो भी टेम्परेचर पे मैं रहूंगा, मतलब जो भी कैंप पे रहेगा वहां पे जो टेम्परेचर रहेगा वो टेम्परेचर का बर्फ मुझे निकालना था। छोटे से कुकर पे, छोटा सा एक बाउल था, उसमें नीचे हमको ब्यूटेन का बनना था। हमारे एलपीजी या वहां पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है इलेक्ट्रिकल, तो छोटा सा ब्यूटेन गैस का बर्नर हम लेके जाते थे, जो कैरी करने में आसान था और ज्यादा चलता था। वो ब्यूटेन गैस के बर्नर पे हम पानी को उबालते थे, उसके लिए 1 घंटा लगता था। और उसके बाद मैगी बनाने के लिए 1 घंटे से कम टाइम, 40-45 मिनट लगता था। और बच्चों को भी बोल देता हूँ कि मैगी आप तुरंत खत्म करते हैं। मेरा मैगी खत्म करने को पौना घंटा लगता था, क्योंकि एक मैगी का चम्मच खाया, दूसरा चम्मच अंदर फंसता था, तो उसको वापस गर्म करके निकालने के लिए वापस 5-10 मिनट लगता था। गलती से अगर हम मैगी का बर्तन लेके इधर उधर कैंप के बाहर गए तो हमारा मैगी पूरा बर्फ की तरह ऐसा जम जाता था कि पत्थर जम जाता था। तो वो मैगी कभी कभी फेंकना पड़ता था। सर ने मेरा इंट्रोडक्शन बताया कि मैं प्योर वेजिटेरियन था। बेसिकली साइंस के हिसाब से देखा जाए तो जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं या माइनस टेम्परेचर पे जाते हैं, तो हमारे बदन को, हमारे बॉडी को गर्म चीजों के या गर्मी एनर्जी आने के लिए अच्छे अच्छे फूड की जरूरत होती है, प्रोटीन फूड्स की या डाइट की। तो मैं तो शाकाहारी था। जैसे शाकाहारी था तो वहाँ पे जो शेरपा लोग थे हमारे साथ में, जो गाइड हमारे साथ, वो तो बोल रहे थे कि जब माउंटेन में जाना है तो अच्छे से खाना है, नॉनवेज खाओ, अंडे खाओ, प्रोटीन से भरा आहार लेना है। और आपको कभी कभी फॉरेनर लोग तो शराब पीते थे, तो मेरे को बोलते थे जरूरत पड़े तो अगर आपको ज्यादा ही ठंड की वजह से दिक्कत है तो थोड़ा सा वहाँ पे जो बेसिक राइस ब्रेन ये मिलती है, वो शराब वो लोग शेरपा लोग पीते थे। लेकिन मैं तो प्योर शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। मैं किधर मांसाहार का विरोध नहीं करता, लेकिन शाकाहार का पुरस्कार करता हूँ।
तो जैसे हम जाते थे तो बेस कैंप में जब हम पहुंचे तो वहाँ पे जो शेरपा लोग थे वहाँ पे हमारा रिकॉर्ड बनाया जाता था कि कौन से कंट्री से आए हैं, और आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के लिए वीजा जो परमिट है वो सब देखते थे। तो वहाँ पे एक शेरपा सरदार वो गांव में बैठता था, तो वो शेरपा सरदार बोलता था कि चलो एंट्री करो, नाम लिखो। और क्योंकि एवरेस्ट के ऊपर बहुत कम से कम 150 से 200 देशों से, अलग अलग कंट्रीज से लोग आते हैं क्लाइंबिंग करने के लिए, और 400 के 500 के करीब क्लाइंबर होते हैं हर साल एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक गांव बन जाता है, क्या बोलते हैं, एक फेस्टिवल बन जाता है, माउंटेनियरिंग फेस्टिवल बोलते हैं उसको। एक बहुत बड़ा पूरा बेस कैंप में एक गांव बच जाता है, जिसमें सब जो हमारा माउंटेन है उसके क्लीनिंग के लिए, अवेयरनेस के लिए वो लोग सब रिकॉर्ड रखते हैं कि कितना वहाँ पे वेस्टेज कुछ होना नहीं चाहिए, वहाँ पे क्लीनिंग पूरा चाहिए। अभी बहुत अवेयर हो गए लोग। तो मेरा नाम लिख लिया उसने रिकॉर्ड में, और उसने पूछा आपका नाम, मैं बोला ऐसे ऐसा नाम है मेरा, लिख लो। तो उन्होंने पूछा आप कौन सा कंट्री से, मेरा पासपोर्ट नंबर सब डिटेल ले लिया। तो उसके बाद उन्होंने बोला खाना क्या खा रहे हैं आप, क्योंकि उनके हिसाब से उसको, उन लोगों को वहाँ पे बेस कैंप में जब हमारा एक्सपीडिशन था वो कम से कम 65 to 80 डेज चलने वाला था, 65 से 70-80 दिन हमारे लगने वाले थे पूरे। तो उतने दिनों का राशन और सब चीजें वहाँ पे पूरा लेके जाने था। तो वो शेरपा को मैंने बताया प्योर वेजिटेरियन, वो बोला अंडा भी नहीं खा रहा है, मैं बोला नहीं अंडा भी नहीं खा रहा है। तो उसने स्कूल के लैंग्वेज में बोलते हैं ना, किसी बच्चे के नाम के ऊपर रेड मार्किंग कर दे, वैसे मेरे नाम के ऊपर रेड मार्किंग किया। मैं बोला शेरपा सर आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने बोला यहाँ पे अभी तक माउंट एवरेस्ट पे कोई भी वेजिटेरियन, उसके लैंग्वेज में घास फूस खाने वाला कोई चढ़ा नहीं है। तो मैं थोड़ा हैरान हो गया, अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं, वो लोग शेरपा गाइड बोले कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो अपने बॉडी में बहुत ताकत होनी चाहिए, और ताकत के लिए आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा। इतने ऊपर ऊंचाई पे आपके लिए कोई दाल चावल नहीं पकाएगा, तो आपको रेडी टू ईट फूड जो नॉनवेज प्रोटीन डाइट है, फिश है, उसको ही लेके जाना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं यार ये पॉसिबल नहीं मेरे लिए, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, अब तक जितना माउंटेनिंग मैंने किया है उसमें मैंने वेजिटेरियन खाना ही खाया है। तो बोले सर आप वो भूल जाओ बातें, अभी ये माउंट एवरेस्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पे आपको पूरा तैयारी करके आना है। तो फिर भी मैंने, उन्होंने बोला चलो मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं बोला चलो ठीक है कोशिश करता हूँ, जितना हो सके मैं पॉसिबली कोशिश करूंगा, अगर नहीं सक्सेस मिला तो इट्स ओके, एवरेस्ट वहां पे रह जाएगा, मैं अगले साल वापस आ जाऊंगा। ये थोड़ा सा एवरेस्ट का साकार का था। तो जो हम नॉर्मली आपको बताते हैं कि बचेंद्र पाल का चैप्टर में भी उन्होंने बताया होगा कि कैसे उनको कठिनाई सामना करा, वैसे हमको एवरेस्ट के ऊपर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे मैंने आपको बोला है कि माइनस टेम्परेचर, उसके बाद आता है वहां पे जो क्रेवास होते हैं, जैसे हमारे जमीन के अंदर कुछ क्रैक्स आते हैं जब हमारा धूप का टाइम जो होता है, जब बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जमीन के अंदर क्रैक हो जाते हैं। वैसे ही एवरेस्ट पे जो माउंटेन है वहां पे बर्फ के बीच में बहुत बड़े दरारें तैयार होती है, बहुत बड़े क्रैक्स आते हैं। क्रैक्स की वजह से वहां पे इतना गहरी क्रैक्स होती है कि उसमें अगर कोई आदमी गिर गया तो वो जिंदा बचने का चांसेस बहुत कम है। उसके बाद है अल्टीट्यूड सिकनेस, जब जैसे जैसे हम समुद्र की जो लेवल है, सी लेवल से ऊपर ऊपर जाएंगे वैसे ऑक्सीजन लेवल कम होती है, और जैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगी वैसे ही हमारा ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो गया तो हमारे बॉडी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमको हाई अल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा होता है कि हमारा फेफड़े जो होते हैं उसमें पानी जमना शुरू होता है, या फिर हमारे दिमाग का सूजन हो जाए, या फिर हमारे बॉडी के जो जो सॉफ्ट टिश्यूज वाले पार्ट है उनको अगर खून का सप्लाई कम पड़ गया माइनर टेम्परेचर की वजह से और एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से, तो वहां पे हम वो उंगलियां फ्रॉस्टबाइट हो जाते हैं और काटना पड़ता है। तो बहुत कठिनाई होते हैं। उसके बाद होते हैं जो बर्फ के ऊपर छुपे हुए ब्रिजेस या दरारें, उसके ऊपर से हमको गुजरना पड़ता है कि नीचे क्या है हमको मालूम नहीं। आपने बहुत मूवीज में वगैरह देखा होगा कि ऐसे खतरनाक सिचुएशन में एवरेस्ट के ऊपर जाना पड़ता है। वैसे उसके बाद जो हम रेगुलर घूमते हैं, अगर हम ट्रेकिंग किया जाए, आपने पढ़ाई किया तो हमारा ट्रेकिंग होता है, तो ट्रेकिंग में हम पूरा तैयारी करके जाते हैं। हमारे साथ सैक होता है, हमारे जूते होते हैं, हमारे साथ हमारा सन कैप होता है, गॉगल होता है, और पानी का बोतल लेके जाते हैं। हम जितना हो सके अच्छा तैयारी करके हम छोटे मोटे पहाड़ में, वेस्टर्न घाट्स में घूमते हैं। सॉरी। लेकिन जैसे ही हम माउंटेनिंग का सोचते हैं, जैसे ही हम हिमालय के बारे में सोचते हैं, तो हिमालय में जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हिमालय में हमारे खतरे अलग है। जो हमारे यहाँ पे जो ग्रीनरी है, जो हमारा जंगल फॉरेस्ट है, उसमें जो खतरे है उससे अलग, उससे बिल्कुल अलग खतरे हिमालय में है। क्योंकि हिमालय में 14,000 के ऊपर कोई ट्री लाइन नहीं है। जहाँ पे पेड़ नहीं है तो वहां पे ऑक्सीजन का परसेंटेज और डाउन होता है, और हमको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। इसकी वजह से जो माउंटेनियरिंग होती है उसमें सबसे पहला है कि आपका ब्रीदिंग कैपेसिटी बहुत अच्छे से बढ़ना है। और जैसे हम देखते हैं कि
मैंने आपको बताया कि ये सब कठिनाइयों का सामना करके हमको जाना था, तो हमने उसका पढ़ाई किया, देखा कि एवरेस्ट के ऊपर जाने के लिए इतना सब देखना है, इतना सब करना है, तो और थोड़ा करना था, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी, उसके लिए हमारा फिजिकल फिटनेस सबसे जरूरी था और मेंटल फिटनेस। जैसे हम माउंटेनियरिंग शुरू किया, उसके बाद को हमको पता चला कि माउंटेन में जब जाना है तो माउंटेन में सबसे जरूरी है अपनी ताकत, उसके बढ़ाने के लिए हम डेली, जो माउंट एवरेस्ट का हमारा 3 साल का टारगेट था, हमने 2008 में उसका टारगेट रखा था, 2009 में हमने शुरुआत किया, 3 साल हम डेली 5 से 6 घंटा एक्सरसाइज करते थे, और उसके बाद एक्सरसाइज के बाद 1 से 1.5 घंटा प्राणायाम योगा ये सब करते थे। आज भी बहुत से स्कूलों में फिजिकल ट्रेनिंग के बाद प्राणायाम लिया जाता है, योगा लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि बच्चों में उनका हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और उनका जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छे करने के लिए। आपको आपके स्कूलों में मेडिटेशन लिया जाता होगा, तो मैं सभी जहाँ जितने भी अभी तक मैं कम से कम 2000 से ऊपर स्कूलों में गया हूँ, तो वहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक वहाँ पे मैनेजमेंट जो है एजुकेशन सिस्टम, कि आप बच्चों का फिजिकल ट्रेनिंग लेने के बाद थोड़ा सा योगा लो। जो हमारा योगा है इंडिया का सबसे बड़ी देन है पूरा विश्व को, योगा लेंगे तो हमारा बच्चे फिजिकली फिट है और मेंटली फिट भी हो जाएंगे। उसके लिए आपको मेडिटेशन की भी जरूरत है, मेडिटेशन करोगे तो और आपकी मेंटल फिटनेस सबसे ज्यादा अच्छी बन जाती है, और आप में जो पॉजिटिव एनर्जी वो आ जाती है। हम 3 साल उसका कोशिश कर रहे थे, और एवरेस्ट की तैयारी हमने चालू की 2009 से लेकर 2012 तक। हमने पूरा कंसंट्रेशन किया था हमारा माउंट एवरेस्ट के ऊपर। माउंट एवरेस्ट में जैसे बचेंद्र पाल मैडम ने बताया, उनका जो एक्सपीडिशन हुआ था, तो उस एक्सपीडिशन में हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, वो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी, और उन्होंने बचेंद्र पाल जी को, जो लड़कियों का फर्स्ट एक्सपीडिशन इंडिया से गया था, उसके लिए बहुत बड़ी आर्थिक सहायता की होगी। आपको बताया होगा कि एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने के लिए कितना पैसा लगता होगा, तो 2012 में हमारे टाइम कम से कम 40 लाख रुपए पर हेड इतना खर्चा माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने के लिए आता था। आप बोलोगे इतना खर्चा क्यों लगता है? क्योंकि जो इक्विपमेंट, मैंने आपको बताया कि हमारे वेस्टर्न घाट में घूमना बहुत आसान है, लेकिन हाई अल्टीट्यूड जो हिमालयन एक्सपीडिशन है उसमें अगर जाना है तो उसके लिए हमको बहुत तैयारी करके जानी पड़ती है। सबसे पहली जरूरत है हमारे अच्छे से कपड़े, क्योंकि कपड़े बोले तो आप बोलेंगे बहुत अच्छा अच्छा ब्रांड का कपड़ा लेना, नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां पे जो हाई अल्टीट्यूड के ड्रेस है उसमें आता है इनर थर्मल ड्रेस, उसके बाद आता है विंड प्रूफ जैकेट्स, उसके बाद फीदर जैकेट्स, और हमारा सबसे ज्यादा है डाउन सूट। सबसे लास्ट में जो आता है डाउन सूट होता है, जो एक अलग से एक मटेरियल से बनता है, जो हमारे जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको जो सूट बनता है उसी इक्विवेलेंट मटेरियल से हाई अल्टीट्यूड एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करने वाले हर एक माउंटेनियरिंग को, कम से कम जो माउंटेनियर जाता है एवरेस्ट को, उसको कम से कम 1,80,000 का वो सूट लेना पड़ता है। उसके बाद आप जूते जूते तो अच्छे लेने होंगे, तो एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई के लिए जूते भी बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि जूतो जो मेरा जो जूता था या अभी भी जूता थे, वो कम से कम 60,000 रुपए से लेकर 80,000 तक। इतना महंगा क्यों? क्योंकि वो 3 लेयर शूज था। जैसे हम बर्फ पे चलते हैं, अगर हम धूप में नंगे पैर चलेंगे तो हमारा पैर जल जाता है, वैसे ही अगर बर्फ में हम नंगे पैर चलेंगे तो हमारा पैर पूरा काटना पड़ेगा और हम मर भी सकते हैं। इसके लिए हमारे पैरों को और हाथों का बहुत संभाल के रखना पड़ता है माउंटेनियरिंग में। तो माइनस टेम्परेचर होता है, उसके लिए हमारा हाथों का भी प्रोटेक्शन करना है, पैरों का प्रोटेक्शन करना है। तो 3 लेयर शूज जो था वो हमको लेना पड़ा। वो शूज हम हमारा जो था 60,000 से 80,000 का शूज था, और हमारे ग्लोव्स थे वो कम से कम 10-10, 20-20 हजार थे। उसके बाद हमारे जो गॉगल्स थे, आप बोलेंगे गॉगल तो पहनना पड़ेगा, अच्छे दिखने चाहिए। वो अच्छे दिखने के लिए गॉगल नहीं था। हाई अल्टीट्यूड पे जब हम जाते हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेज सीधा बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों को कठिनाइयां कर सकती है, दिक्कत कर सकती है, कि हमारे आंखों में सीधा अंधापन आ सकता है। उसके लिए सबसे जरूरी है कि हाई अल्टीट्यूड यूवी प्रोटेक्टेड गॉगल्स लेने थे, और हमारे जो गॉगल्स थे वो 10,000 का एक गॉगल था। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये चीजें आपके दिमाग में आना चाहिए, कि उस टाइम अगर ये 2012 में हमको दिक्कत हो गई, तो बचेंद्री पाल मैडम ने जिस टाइम ये माउंट एवरेस्ट किया तो उनको कितना दिक्कत आया होगा, क्योंकि अभी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। उस जमाने में उनको बहुत ही बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि माउंट एवरेस्ट में सबसे जरूरी चीज है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। अभी आप पूरा इंडिया में देख रहे हैं कि कोरोना का चल रहा है, और कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा पेशेंट जो कोरोना के पॉजिटिव है उनको जरूरत है ऑक्सीजन की, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सप्लाई की। माउंट एवरेस्ट के ऊपर ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत कम है। हाई अल्टीट्यूड में जाएंगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज रेशियो कम होता है, तो वहां पे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का सिलेंडर हमारे पीठ पे सैक में लेके हमको वो ऑक्सीजन के ऊपर से हमारा एक्सपीडिशन पूरा करना पड़ता है। तो ऐसे हमको ऑक्सीजन सिलेंडर भी स्विट्जरलैंड से लेना पड़ा। तो ये सब खर्चा, और नेपाल गवर्नमेंट वो पीक के ऊपर चढ़ाई के लिए परमिट देता है, और वो परमिट का जो चार्ज है वो कम से कम 9 लाख से 10 लाख रुपए है।
ऐसे बहुत से चार्जेस है, बहुत से फीस है, तो वो पकड़ के हमारा खर्चा 30-35 लाख रुपए तक जा रहा था। लेकिन हमने उसमें भी कुछ कटौती की है। और कटौती एज का बोले तो जो हमने प्लेन से जाना था, हम ट्रेन से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक गए, उसके बाद बाय बस हम नेपाल में एंट्री किया। जो फ्लाइट का पैसा है वो बचा है। जो चीजें हमको सीधा नेपाल में लेना था वो चीजें हमने सीधा कंपनी से, जो देश में वो बनता है वो देश से सीधा लिया, तो हमारा पैसा बच गया। जैसे हमने वो जो एक्सपीडिशन किया 2012 का मिशन एवरेस्ट, 2012 इंडिया फर्स्ट कॉस्ट इफेक्टिव नैनो एवरेस्ट एक्सपीडिशन बोलते हैं। और उसके लिए हमारा नाम आज लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है कि भारत की पहली एक्सपीडिशन जो सबसे कम से कम खर्चे में और कॉस्ट इफेक्टिव और सिक्योरिटी के बारे में, सेफ्टी के बारे में पूरा इंतजाम करके गई। ऐसे बहुत सी चीजें हैं। तो वो एवरेस्ट के ऊपर हमने प्लानिंग शुरू किया 2012 के पहले, एवरेस्ट के पहले हमने माउंट मेरा नाम का एक शिखर था वो क्लाइम किया। उसके बाद माउंट आइलैंड नाम का एक शिखर क्लाइम किया और एवरेस्ट की तैयारी चालू की। अभी बच्चों में आपको ध्यानपूर्वक देता हूँ कि मेरा जो अगला 20-25 मिनट का सेशन उसको आप सुन लीजिए। एवरेस्ट में क्या कठिनाई आती है। माउंट एवरेस्ट जाने के लिए सबसे पहले आपको काठमांडू पहुंचना पड़ता है, और काठमांडू से छोटे विमान, जो छोटे प्लेन है, उससे दुनिया के सबसे डेंजरस एयरपोर्ट है उसको बोलते हैं लुकला, जो सिर्फ 900 मीटर की है। 900 मीटर के एयरपोर्ट पे उतरने के लिए छोटा प्लेट, जो छोटा प्लेन होता है उसमें 10-12 लोग बैठते हैं, वो छोटे प्लेन से हमको लुकला करके जाना पड़ा। और लुकला से पैदल चल के कम से कम 9 दिन पैदल चले हम, और जैसी ऊंचाई अचीव करते करते गए तो एवरेस्ट के बेस कैंप पे पहुंचे। एवरेस्ट बेस कैंप 17,000 फीट पे, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे पूरा एक ग्लेशियर है। जैसे हमारा प्लेन एरिया में नदी बहती है पानी का, वैसे हाई अल्टीट्यूड पे ग्लेशियर बहती है, हिम नदी बोलते हैं। बर्फ की जो रिवर होती है उसको ग्लेशियर बोलते हैं। वो ग्लेशियर में हमारा बेस कैंप लग गया। हम नेपाल की तरफ से चढ़ाई कर रहे थे, और हमारे साथ वहाँ पे पूरे दुनिया से 350 से ज्यादा लोग आए थे जो एवरेस्ट के ऊपर उस सीजन में क्लाइम करने वाले थे। तो हमने तैयारी चालू किया। हमारा मेडिटेशन, हमने जो प्राणायाम, हमने जो एक्सरसाइज किया था उसका फायदा वहां पे जाके हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया उसका फायदा हमको वहां पे कम ऑक्सीजन में ज्यादा इस्तेमाल हुआ। उसकी वजह से हमारा जो पहला शुरुआत था वो बहुत अच्छा रहा। हमने बेस कैंप में जैसे पूछे तो बेस कैंप में हमारा कैंप सेट लग गया। वहाँ पे तो कुछ घर नहीं बनता है, वहाँ पे बेस कैंप बोलते हैं, एक बर्फ के ऊपर हमारा पूरा गांव बस गया था। मैंने आपको बताया, तो छोटे छोटे टेंट में हम हमारे रहने की सुविधा की थी। और उसके बाद वहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर थे, हमारे साथ हमारी किचन टीम थी। ये सब चीजें होने के बाद हमने एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करने से पहले एक बेसिकली वहाँ पे पूजा की जाती है। हमने पूजा की बेस कैंप में, और पर्वत को, जो पर्वतराज है उसका प्रार्थना की, और एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई शुरू की। जैसे एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की, पहले दिन हमारे सामने सबसे बड़ा संकट था खुम्बो आइस फॉल। आप जानते हैं पानी का वाटरफॉल होता है जो हमारा कर्नाटक का फेमस है, जोग वाटरफॉल, गिरसप्पा वाटरफॉल है। वैसे ही एवरेस्ट का जो पहला स्टेप है वहाँ पे खुम्बो आइस फॉल, जो ऐसे पानी का झरना होता है वैसी तरफ से बर्फ का, आइस का एक झरना वहाँ पे है, जिसमें हजारों टन वजन के ब्लॉक्स कभी भी गिर सकते हैं। उसमें से रास्ता बना के हमको जाना है। तो हम वो कोशिश कर रहे थे कि कैसे हो सके। तो वो आइस फॉल का जो हमने पहला स्टेप है वो पार कर दिया, और हम उसके बाद कैंप वन पहुंचे। आप सोचे होंगे कि इतना दिन क्यों लग गए एवरेस्ट को। तो एवरेस्ट में क्या एक दिन शुरू किया और सीधा शुरुआत करके हम क्लाइम नहीं कर सकते। जैसे बड़े पहाड़ों में हमको चढ़ाई करनी है तो कुछ स्टेप हमको ऊपर जाना है, वहां पे रहना है, कुछ हाइट पे जाके रहना है, वहां पे हमारी बॉडी एक्टिवलाइज करना है, और उसके बाद फिर वापस बेस कैंप लौट के आना है। फिर नेक्स्ट टाइम 2 दिन रहना है, 2 दिन रेस्ट करना है, बॉडी में वापस एनर्जी गेन करना है, फिर 2 दिन के बाद चढ़ाई करना है, वही कैंप पे पहुंच के उसके आगे और चढ़ाई करना है, 2-3 हजार फीट और आगे जाना है, ऊंचाई चढ़नी है, वहां पे 2 दिन रहना है। वहां पे हमारे बॉडी को कुछ दिक्कत नहीं हो इतना देखना है, बॉडी को वहां पे सूट होना है, पूरा वेदर अगर सूट हो गया तो फिर वापस बेस कैंप में आना है। और उसके बाद उससे आगे कैंप 3, एवरेस्ट में चढ़ने के लिए कैंप 4 कैंप लगते हैं, तो कैंप 3 तक रोटेशंस करने पड़ते हैं। तो वो कैंप 3 पे चढ़ना है और वापस आना है। तो वैसे हमने हमारा पहला कैंप 1 का रोटेशन पूरा किया, लेकिन वहां पे हमारे साथ एक हादसा हो गया। हमारे टीम के जो लीडर थे, हमारे जो फाउंडर चेयरमैन थे हमारे ग्रुप के, उनको वहाँ पे एक स्ट्रोक आ गया, और स्ट्रोक की वजह से उनका वहाँ पे देहांत हो गया। तो हमारे लिए बहुत बड़ा झटका था कि इतनी बड़ी एक्सपीडिशन निकाला, इतना बड़ा पैसा हमने जमा किया है, लोगों से डोनेशन लिए, हमारे घर के खेती बाड़ी सब क्या बोलते गिरवी रख के हमने पैसा जमा किया था। हम पूरे किसान घर के लड़के थे, तो इतना बड़ा एक्सपीडिशन के लिए हम जा रहे, तो हमारे एक बड़ा भाई वहाँ पे हमारे में से गुजर गए, तो हमारे लिए बहुत बड़ा झटका था। लेकिन फिर भी एज ए लीडर, एक्सपीडिशन लीडर मैं था, तो मैंने सबको साथ में लिया और बोला यार हमको ये करना है, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो इतना बड़ा अचीवमेंट हमारा एक भाई ने हमारे लिए बलिदान किया है, तो उसका बलिदान व्यर्थ नहीं होना चाहिए।
तो हमने वही हमारा क्लाइंबिंग आगे बढ़ाना शुरू किया। उसको हमने पूना में पहुंचाया था बाई एयर एम्बुलेंस। वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट, मतलब वहाँ पे स्ट्रोक आने के बाद उसको पूना पहुंचा, पूना में उसका डेथ हो गया। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा वो झटका था। लेकिन उसके बाद भी हमने हमारा जो क्लाइंबिंग है वो कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया और हम कैंप 2 में गए। अभी कैंप 2 में जैसे गए तो हमारे साथ में हमारा जो एक्सपीडिशन का एक मेंबर था, वो गिटार बजाता था। आप लोग जानते होंगे कि अगर हम घर से 2 दिन बाहर गए तो हम बहुत चीजें, हमारे बच्चे लोग तो खेलने के लिए बहुत सी चीजें लेके जाते हैं। तो हमने भी सोचा यार कुछ तो लेके जाएंगे। तो वहाँ पे वो जो हमारे टीम मेंबर था वो गिटार लेके चलता था, क्योंकि कुछ तो हमारे एंटरटेनमेंट चाहिए था, क्योंकि इतने पहाड़ में वहाँ पे कुछ टीवी नहीं, कुछ नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं। तो क्या सिर्फ हम एक दूसरे को ही हमारा टीम था। तो उसने गिटार लेके गया था। हमने वो जो 6400 मीटर के ऊपर हम पहुंच गए थे, तो वहाँ पे हमने देखा कि कुछ अलग से करे। तो हमने वहाँ पे एक छोटा सा म्यूजिक कॉन्सर्ट लिया, यानी एक छोटा संगीत का एक सभा लिया, जिसमें हमने किया भारत का राष्ट्रगीत बजाया और हमने कम से कम 6 से 7 गाने बजाए, गिटार के ऊपर गाने और म्यूजिक एक कॉन्सर्ट किया। और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया अपने इंडिया के नाम। कोई भी देश का राष्ट्रगीत इतना ऊंचाई पे बजाया गया, नेशनल एंथम या म्यूजिक कॉन्सर्ट बजाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने इंडिया के नाम लग गया। और उसका सौभाग्य हमें मिला, ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात थी। हम रिकॉर्ड करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन वो हो गया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई और एक अच्छा बूस्ट मिल गया। चलो इतना हम टेंशन में थे, लेकिन ये अचीवमेंट करने के बाद हमको लगा यार चलो बहुत अच्छा हो गया। तो फिर हम आगे चढ़ाई चालू किया, कैंप 3 में पहुंचे और उसके बाद रोटेशन करके नीचे आ गए। तो हमको वेदर विंडो का वेट करना था कि हमको क्लाइंब करने के लिए अच्छे से वेदर मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज हवाई चलती है एवरेस्ट पे। 25,000 के ऊपर बहुत तेज हवा है, जिसमें इंसान भी उड़ के जा सकता है। तो उसके लिए जो माउंटेनिंग का शूज होता है उसमें क्रैम्पॉन लगे रहते हैं, रोप लगते, फिक्स होते हैं। तो वो वेदर विंडो के, जब वेदर विंडो खुला रहता है उसी टाइम वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करते। तो हमने राह देख रहे थे। तो मेरा शेरपा और हम लोग सब साथ में जो लास्ट वेदर विंडो का चढ़ाई चालू किया। मैंने आपको बताया कि हम 3 साल से गोल रखे थे। तो मैंने भी गोल रखा था कि 2012 में मुझे एवरेस्ट करना है। तो मैं उसके लिए पूरा प्रिपरेशन करके जा रहा था। और हमने वेदर विंडो लिया। हमारा जो इंडिया का जो हमारा हवामान क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट है, जो हमको पूरा वेदर का रिपोर्ट दे रहे थे, उसके हिसाब से हमने पूरा प्लानिंग किया। और हम लोग लास्ट वेदर विंडो में हमने क्लाइंब शुरू किया। हमने 2 दिन में कैंप 2 का तक अचीवमेंट कर दिया। यहाँ पे पूरी तक चढ़ाई तक हमने कहाँ पे भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया था। विदाउट ऑक्सीजन हम लोग कैंप 3 तक पहुंचे। 7,000 कम से कम मेरे ख्याल से 6,800 6,900 तक हम विदाउट ऑक्सीजन गए थे। फिर मेरे दोस्तों को थोड़ा दिक्कत हो गया कि ऑक्सीजन चाहिए अभी। तो जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सिलेंडर लेके गए थे, अभी आप बच्चे लोग तकते हो कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सिलेंडर बोलते क्या है। एक इतना बड़ा सिलेंडर होता था, कम से कम 3 साढ़े 3 फीट लंबाई का सिलेंडर, और चौड़ाई में इतना ऐसे था, जिसमें कम से कम 9-10 किलो तक ऑक्सीजन बैठता था। और वो एक सिलेंडर 8 घंटा जाता था। ऐसे हमने 4 से 5 सिलेंडर ईच एंड एवरी मेंबर के लिए हमने कैरी किए थे, क्योंकि जरूरत पड़ेगा करके। तो बेसिकली जो एवरेस्ट का लास्ट का चढ़ाई उसमें 3 सिलेंडर लगते हैं। 24 घंटे का कैलकुलेशन से 8 घंटे का एक सिलेंडर। तो उसका वजन भी कम से कम 5 किलो के ऊपर था, 5-6 किलो तक। ऐसे 5 से सिलेंडर हम पीठ पे लेके कैरी करते थे। आज लोग, आप बच्चे लोग बोलते होंगे कि हमारा स्कूल का बैग का बहुत वजन होता है, लेकिन हमने माउंट एवरेस्ट पे 30 किलो से लेके 35 किलो तक वजन लेके माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, वो भी माइनस टेम्परेचर में। और उसके साथ में पूरा बॉडी के ऊपर 3 लेयर ड्रेस, पैरों में इतने बड़े शूज, जिसका एक एक शूज का वजन कम से कम 1.5-2 किलो तक था। और उसके नीचे खिले थे, लोहे की एक क्रैम्पॉन बने रहते हैं, उसके वजह से बर्फ में हम ग्रिप कर सकते हैं। हाथ में आइस एक्स सब चीजें लेके हमने वो लास्ट का कैंप 3 से चढ़ाई चालू किया। और कैंप 4 में हम पहुंच गए। कैंप 4 में जैसे पूछे तो हमारे सामने दिख रहा था माउंट एवरेस्ट का आखिरी चढ़ाव, जो आखिरी शिखर था, जो हमारे सामने दिख रहा था। इसके ऊपर हमको चढ़ना था, लेकिन 24 घंटे के अंदर। आप बोलेंगे 24 घंटा क्यों? क्योंकि वेदर विंडो सिर्फ 24 घंटे के लिए खुला था। 24 घंटे के अंदर हमको चढ़ के ऊपर वापस नीचे आना है कैंप 4 में, और उसके बाद नीचे उतरना था, क्योंकि जैसे ऊपर जाएंगे तो ज्यादा अल्टीट्यूड में बहुत दिक्कत होती है। तो हमारा शेरपा जो हमारे साथ में थे वो बोले कि हमको आज रात को ही चढ़ाई करना है। तो मैंने बोला ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं। तो जैसे हमने रात में 8 साढ़े 8 के बजे करीब शुरुआत किया चढ़ने के लिए, तो दिन थोड़ा 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 दिख रहा था कि पहाड़ है, बहुत बड़ा है। लेकिन रात में तो कुछ चढ़ाई करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हेड टॉर्च था, एक हेड टॉर्च लगा रहता था यहाँ पे हमारे हेलमेट के ऊपर, एक हेड टॉर्च लगा हुआ था। और हेड टॉर्च और अपना ड्रेस पूरा पहन के उसमें 3 सिलेंडर मास्क लगा हुआ, और हम क्लाइंबिंग कर रहे थे। हेड टॉर्च में सिर्फ 10-15 फीट का दिखता था। और रात को हम पूरा चढ़ाई कर रहे थे, रात भर पूरा बर्फ में हम चल रहे थे।
ऐसा हवा इतनी तेज चल रही थी, फिर भी मेरा शेरपा बोला कि आपको संभल के चलना है, क्योंकि मालूम नहीं था रात में क्या कहाँ पे चल रहे। और रात के आपने इधर जैसे हम बोलते हैं कि सवेरा जल्दी होता है, सवेरा होता है 6 बजे के करीब, दिन थोड़ा उजाला होता है, 7 बजे के करीब सूरज निकलता है। लेकिन माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी होने की वजह से मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने सबसे पहला सूर्योदय, जो सूर्य से पहले आती जो उजाला आता है, वो हमने देखा था लगभग 2:30-3 बजे के टाइम उजाला शुरुआत हुआ था। और 4, सवा 4, 4:30 बजे तो सूरज निकल गया था। आप लोग तो 6 बजे देखते हैं, लेकिन मैंने 4:30 बजे का सूरज देखा हुआ आदमी हूँ। तो मैं खुद को भाग्यशाली समझता कि इतने ऊंचाई की वजह से हमने वो देख पाए। और चढ़ाई करते करते जा रहा था। थोड़ा हमारा आप जानते हैं कि मैं किसान घर का था और पूना जैसे सिटी में रहता था। तो पूना वाले लोगों को एक थोड़ा आदत था गलत की, ओवरटेकिंग करके चलना है हर जगह। टू व्हीलर रहे, फोर व्हीलर रहे, ओवरटेक करके चलो, मतलब रास्ता मिल गया तो भगाओ अपनी गाड़ी। तो वैसे ही जो एवरेस्ट पे हम चढ़ते थे, तो पूरा हमारे साथ 200 से 250 क्लाइंबर एक साथ चढ़ रहे थे। तो रास्ता छोटा था, एक रिच था, रिच के ऊपर चढ़ना है तो वो आगे वाला रुकता था, कोई रुक गया, कोई थक गया। तो मेरा शेरपा बोलता था यार बहुत टाइम हो रहा है, मैं बोलता चलो ओवरटेक करेंगे। और जितनी छोटी जगह मिले उतने छोटे जगह से हम ओवरटेक करते 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 सुबह के लगभग 5:30-6 बजे तक मैं सबसे आगे निकल गया था। तो मेरा पहला सिलेंडर मैंने चेंज किया, क्योंकि 8 घंटे से ज़्यादा चढ़ाई हो गई थी। और दूसरी चढ़ाई के लिए सामने दिख रहा था शिखर, दूसरा सिलेंडर चेंज किया और मैं चढ़ता चला गया। शिखर मेरे सामने दिख रहा था। तो मेरा शेरपा मेरे को बोला सर आप आगे चलो। मैं बोला क्यों आगे चलो? नहीं सर, बोला आप आगे चलो, आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो जैसे मैं लास्ट का जो 50 मीटर के करीब था, तो वो लास्ट का 50 मीटर मैंने अकेले मेरे शेरपा के साथ में चलना शुरू किया। मेरा शेरपा मेरे पीछे, हमने 10-15 कदम का फासला रखा था, 10-10 कदम का फासला होगा। जैसे हम आगे आगे बढ़ते गए, तो सबसे ऊंची चोटी मेरे सामने दिख रही थी। दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी, जिसको बोलते हैं स्वर्ग का द्वार या स्वर्ग की सीढ़ी। वहां पे जाते हुए मुझे एक अलग से फीलिंग हुई। एक आंख में खुशी के आंसू थे कि सबसे ऊंची चोटी मैंने पाई है, लेकिन दूसरी आंखों में एक दुख का एक झलक थी कि मेरा भाई, मेरा दोस्त जो इस एक्सप्रेशन में गुजर गया था, वो हमारे साथ में नहीं है। तो जैसे मैं वो चोटी के नजदीक पहुंच गया, सिर्फ 2 फीट मेरे लिए रह गई थी, तो मैं अपने घुटने पे बैठ गया। और वो जो सर्वोच्च दुनिया का सबसे ऊंची पहाड़ है, उसका जो माथा है, वहां पे मैंने अपना सिर झुका दिया। क्योंकि अगर वो कितना भी ऊंचा हो, उसके ऊपर मैंने चढ़ने के लिए, उसने उसने अलाउ किया मेरे को उसके ऊपर चढ़ने के लिए। ऐसा मैं मानता हूँ कि वो पर्वत एक भगवान का ही रूप मानते। तो उसके पूरे टॉप पे हम पैर नहीं रखा, 2 फीट नीचे हम वहां पे नमन किया। और जैसे मैंने वो नमन किया, तो मेरे शेरपा ने मेरे को हाथ मिलाया, बोला कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं बोला हाँ ठीक है, थैंक यू, क्योंकि सबमिट किया था, हमारे लैंग्वेज में उसको बोलते सबमिट। पीक के ऊपर पहुंच गए, तो शेरपा बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, और एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन किया। तो मैंने बोला क्यों भाई? तो बोला 2012 में सबसे पहले एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने वाले आप हो, इसके लिए आपका कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैं बहुत खुश हो गया कि यार चलो ये एक अचीवमेंट हो गए। उसके बाद उसने तीसरी बार कॉन्ग्रेचुलेशन किया। मैं बोला तीसरी बार कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों? तो वो बोला कि अब तक 1953 से लेके 2012 तक बहुत से इंडियन लोगों ने क्लाइम किया है, लेकिन इंडियन सबसे पहला इंडियन पहुंचने वाले आप है। तो हमारे इधर ऐसा रूल है कि जो भी कंट्री का वो बंदा पहुंचता है उसके ऊपर, तो उसको एवरेस्ट का मेडल दिया जाता है। तो वो मेडल 1953 में जब सर एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे ने किया, उनके बाद 2012 में फर्स्ट इंडियन को मिला। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। फिर 3 बार मैं खुश हो गया, उसको गले मिलाया। उसके बाद फिर उसने एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन किया। मैं बोला अभी ऐसा क्यों कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे? तो बोला यू आर द फर्स्ट वेजिटेरियन पर्सन हु क्लाइम माउंट एवरेस्ट। अब तक की हिस्ट्री में पहला वेजिटेरियन आदमी हो कि जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ा है। तो मेरा सीना 56 इंच का सीना हो गया मेरा भी। चलो यार, बड़ा अचीवमेंट हो गया। उसके लिए भी उसको थैंक यू बोला। फिर उसने एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन किया। मैं बोला अब यार तेरा ज्यादा हो गया, तेरे को कुछ बोनस या कुछ प्राइज चाहिए क्या? वो बोला नहीं सर, हमारे इधर एक रूल है कि जिस भी देश का इंसान माउंट एवरेस्ट पे वो साल में सबसे पहले चढ़ाई करेगा, उस देश का झंडा एक साल के लिए हम माउंट एवरेस्ट के ऊपर फहराते हैं। तो 2012 में आप पहले इंसान है कि इंडिया का फ्लैग अभी 2012 से लेके 2013 तक माउंट एवरेस्ट पे फैलाता रहेगा। तो ये अचीवमेंट भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी। तो मैं वहाँ पे खड़ा रहा और अपना राष्ट्रगीत मैंने गाया। और मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे लिए वो कितना खुशी का माहौल था। वहां से मैंने थोड़ा दक्षिण की तरफ देखा, तो मेरे को इंडिया का सबसे ऊंचा चोटी कांचनजुंगा दिखा। और मुझे लगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और मुझे इतना प्राउड फील हो गया कि मैं इंडियन हूँ। एज ए इंडियन मुझे बहुत प्राउड फील हो गया।
जैसे मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वैसे ही बचेंद्र पालकर मैडम जी का एक्सपीरियंस भी मैंने सुना था, उनके भी मुंह से ऐसे ही सुनाई दिया कि वो जो मोमेंट होता है उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वो गोल्डन मोमेंट होता है। तो फिर ये चीज हो गया। तो शेरपा बोला सर आपको जो कुछ करना है वो जल्दी जल्दी फोटो वीटो खिंचवा लो। तो मैंने वो टॉप पे फोटो वगैरह खिंचवा लिए। और उस टाइम हमारे पास सैटेलाइट फोन था। छोटा सा किस्सा मैं आपको बता देता हूँ। अपना हमारा जैसा मोबाइल होता है वैसा मोबाइल वहाँ पे चलता नहीं। जो सैटेलाइट के ऊपर फोन चलता है वो फोन हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो फोन होता है कम से कम 16 डिजिट का उसका नंबर होता है। तो सुबह 6 बजे का टाइम था, मैंने सबसे पहले अपने घर में फोन किया। तो मेरे मम्मी डैडी को लगा कि कोई कंपनी का फोन है, सॉन्ग वाला, गाना वाला, कोई बैंक वाला, इतना सुबह सुबह फोन क्यों किया। उन्होंने 3 बार वो सेटेलाइट फोन काट दिया। तो मुझे लगा यार इतना बुरा लगा कि इनको कैसे पता हो कि मैं इतना बड़ा पहाड़ से आपसे सीधा बात कर सकता हूँ। लेकिन क्या बोलते हैं, दुर्भाग्य था कि उनको मेरे माँ बाप किसान घर से, उनको पता नहीं कि वो कैसे उठाना है। उनको लगा ये कोई कंपनी का नंबर है, उन्होंने वो कट कर दिया। फिर मेरे बेस कैंप में जो मेरे टीचर्स थे, जो मेरे एडवाइजर थे, उन सबको फोन करके बता दिया, अचीवमेंट किया। तो उन्होंने बहुत प्राउड फील किया। वहाँ पे मैंने अपना तिरंगा ही फैलाया। और बाकी मेरे जो चीज़ मैंने साथ में लेके गए थे, मेरे दोस्त का एक फोटो लेके गया था जो एवरेस्ट में डेथ हो गया, उसका फोटो मैंने वहाँ पे लगा दिया। दोस्तों यहाँ तक तो बहुत अच्छा लगा मुझे, जर्नी तो बहुत एकदम खुशी खुशी, पूरा माहौल प्लस पॉजिटिव था। लेकिन जैसे शेरपा मेरे को बोला सर आपको नीचे उतरना है, एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करना बहुत आसान है ऐसे बोला जाता है, लेकिन आसान नहीं है। लेकिन जितना चढ़ाई आसान है उतना मुश्किल है नीचे उतरना। और जब आपका अचीवमेंट कोई भी हो तो आपको उसको ऐसे माना जाता है, अगर आप चढ़ाई करके वापस जिंदा नीचे आ गए तभी आपको अचीवर माना जाता है। तो ऐसा है कि आपको ऊपर तो चढ़ गए, अभी नीचे उतरना बहुत संभल के है। क्योंकि एवरेस्ट के ऊपर 90% डेथ जो हुआ है वो नीचे उतरते हुआ है। बोला चलो यार उतर जाएंगे, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, अभी इतना चढ़ गए। मेरे को बोला सर आगे आगे देखो होता है क्या, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। तो मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर था, एक सिलेंडर बचा था और 8 घंटे नीचे उतरना था। मैंने उतरना शुरू किया। जैसे ही मैंने 50-100 फीट नीचे उतरा तो मैंने देखा यार ये तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो रास्ता मैं रात में चढ़ के आया था, ऐसे बोलते हैं ना, अज्ञान में बहुत खुशी होती है, वैसे अंधेरे में मेरे को दिखाई नहीं दिया था, सिर्फ 10-15 फीट दिखा रहा था। इसलिए मैं देखा यार कुछ नहीं चल रहा था। लेकिन जैसे दिन के उजाले में देखा तो मैं एक रिज में, एक ऐसा पर्वत के ऐसे त्रिकोणाकृति लाइन के ऊपर से चल के आया था, जिसके दोनों तरफ 20-20 हजार फीट नीचे क्या बोलते हैं डीप खाई थी। एक तरफ थी तिब्बत और एक तरफ थी नेपाल। अगर मैं इस तरफ गिर जाता राइट की तरफ तो मैं नेपाल वासी होता था, और लेफ्ट में गिरता था तो तिब्बत वासी होता था, यानी स्वर्गवासी ही होता था। लेकिन भगवान का बहुत अच्छा मतलब ये था, हमारे ऊपर आशीष था कि कुछ नहीं हुआ और उतरना शुरू किया। वो तो आंखों के सामने पूरा दिन में तारे दिखाई दिया यार, इतना छोटा रिज 1 फीट 1.5 फीट के रास्ते से उतरना है। और उसमें सबसे बड़ा खतरा था ह्यूमन डिजास्टर। जैसे मैंने क्लाइम कर रहा था वैसे ही बहुत देशों के लोग वहां पे क्लाइम कर रहे थे। तो उनके बीच से मुझे ट्रैफिक जाम में से निकलना था। ओवरटेक करने में बहुत मजा आया, लेकिन उतरने के टाइम जो ट्रैफिक पासिंग था, एक रिज पे एक कदम पे हमको पूरा एक आदमी से क्रॉस होके जाना था। उस टाइम बहुत खतरा था, एक गलत कदम सीधा आपकी मौत की खाई। तो संभल संभल के मैं उतर रहा था। एक रिज हमने क्रॉस कर दिया, दूसरे 2-3 रिज थी, एक थोड़ा सा फ्लैट रास्ता था, उसमें नीचे उतर रहा था। जैसे उतरा तो मेरे आंखों के सामने और एक भयानक चित्र मेरे को दिखाई दिया। माउंट एवरेस्ट के माउंट एवरेस्ट के ऊपर अब तक जितने 1953 से पहले से लेकर जितने एक्सपीडिशन हुए उसमें बहुत से क्लाइंबर मर गए थे। उनकी बहुत सी डेड बॉडी वहां पे पड़े थे। और रात को कुछ कुछ डेड बॉडी के ऊपर से मैं चल के गया था, मुझे पता ही नहीं। लेकिन जैसे दिन का उजला हुआ, जैसे मैंने देखा फिर डर हो गया कि यार ये डेड बॉडीज के बीच में से मेरे को जाना है, इनको देख के इनके ऊपर से मेरे को जाना है। तो एक मन में डर लग गया कि इतना डेड बॉडीज के ऊपर से मेरे को कैसे निकलना है। तो और एक टेंशन की बात हो गई थी। सर आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है? हेलो हेलो, आवाज आ रहा है सबको? सर ठीक से आ रहा है। ओके ओके ओके। तो ओके ओके। जैसे फिर मैंने वो देखा डेड बॉडीज, तो मेरे मन में डर हो गया, क्योंकि जैसे हमने देखा था। वो माउंटेन के ऊपर चढ़े सर। हेलो, आप सुनिए, सिर्फ लास्ट में मैं आपको 10-15 मिनट देता हूँ आपके क्वेश्चन पूछने के लिए। और नीचे उतरना शुरू किया मैंने, लास्ट का मेरा 10-15 मिनट का सेशन है, आप सुन लीजिए। नीचे उतरना शुरू किया और डेड बॉडीज के बीच में से मैं जा रहा था। जैसे मैं जा रहा था वैसे बहुत से क्लाइंबर ऊपर भी आ रहे थे। और रास्ते में मैंने एक जगह पे देखा कि एक डेड बॉडी पड़ी है और उसके बाजू से मैं जा रहा था। जैसे ही जा रहा था तो वो डेड बॉडी ने मेरे पैर को छुआ। बेसिकली वो डेड बॉडी नहीं था, एक क्लाइंबर बैठा था। मैंने उसकी तरफ देखा, मैं डर गया कि ये मरा हुआ इंसान ने मेरे को क्यों हाथ लगा दिया।
तो मेरा शेरपा बोला देखो जिंदा है कि मरा है। तो मैंने देख लिया उसके करीब जाके, चलो तो आवाज नहीं आ रहा। वो लगभग उसका ऑक्सीजन पूरा खत्म हो गया था और कुछ ही मिनटों में या कुछ ही क्षणों में वो मरने वाला था। तो मुझे बहुत डर लग गया यार, इसको कुछ तो हेल्प करना है। तो मेरे शेरपा को मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर थोड़ा नीचे कुछ पड़ा होगा, एक आध रास्ते में ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया तो लेके आओ, तब तक मैं इसको कोशिश करता हूँ दे बचाने का। तो शेरपा मेरे को बोला तुम क्यों कोशिश कर रहे हो, उसको बचाने का जरूरत नहीं है, ये आप उसको कोई एक्सपीडिशन का मेंबर आएगा उसको बचाएगा। तो मैंने उसको पूछा क्या हो गया, वो बोला ऑक्सीजन खत्म हो गया पूरा, और बात नहीं कर सकता था, बड़ी लंबी लंबी सांस ले रहा था क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन बहुत कम है, उसका ऑक्सीजन तो सिलेंडर खत्म हो गया था। तो मैंने शेरपा को रिक्वेस्ट किया कि यार आप नीचे जाओ, देखो मेरे लिए, मैं आपको कुछ आप मेरी हेल्प करो। तो वो शेरपा गुस्से में नीचे चला गया, मेरे को मतलब कुछ नेपाली में गाली देके भी गया कि जाओ चलो तुम आवाज मरने, नहीं आ रहा। तुमको मरना है, ऐसा सोच के उसने मेरे को बता दिया। लेकिन मैंने उसको बोला, रिक्वेस्ट किया उसको, बहुत रिक्वेस्ट किया कि जाओ आप ऑक्सीजन लेके आओ, मैं तब तक मेरा ऑक्सीजन इसको शेयर करता हूँ। जैसे ही हम दोनों मैं वहां पे बैठा तो मैं दिमाग में आ गया इसको कैसे बचाना है, तो बचाना तो है इसको, इसको हेल्प तो करनी है। सोच रहा था कैसे करना है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि उसके बाजू में मैं बैठ गया और उसका मास्क निकाला और मेरा मास्क भी निकाल के 15 से 20 सेकंड में ऑक्सीजन लेता था, 15 से 20 सेकंड उसको ऑक्सीजन देता था। उससे क्या हुआ, उसके जान में जान आ गया। उसको लगा कि यार थोड़ा सा उसमें क्या बोलते थोड़ा एनर्जी आ गया और वो मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा। कम से कम 1 घंटे मैंने उसको ऑक्सीजन शेयर किया और 1 घंटा ऑक्सीजन शेयर करने के बाद मेरा शेरपा गुस्से से ऊपर आ गया था क्योंकि उसको नीचे उतरना पड़ा, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके वापस ऊपर आना पड़ा। वो कम से कम आधा घंटा नीचे गया होगा और उसको सिलेंडर मिल गया, वो सिलेंडर लेके ऊपर आ गया। उसने थोड़ा गुस्से में ही उसको सिलेंडर लगाया वो क्लाइंबर को, वो एक फॉरेनर क्लाइंबर था। तो जैसे उसको ऑक्सीजन लगाया तो मैंने मेरा ऑक्सीजन वापस लगा दिया, सिलेंडर लगा, मास्क लगा दिया और उसको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के बाद उसको बोला, तो उसने मेरे को ऐसे किया थम ओके आप थैंक यू बोला। तो मैं बोला चलो ठीक है, अच्छा काम किया, हम नीचे उतरेंगे। हम नीचे उतर गए क्योंकि मेरा ऑक्सीजन भी खत्म होने, उसको देते हुए मेरा टाइम भी गया था और मेरा ऑक्सीजन भी खत्म होने को आया था। तो मैं भागते भागते नीचे उतर गया और कैंप 4 में पहुंच गया। तब तक मेरी बाकी टीम ने भी बाकी टीम के मेंबर ने भी एवरेस्ट सबमिट करके नीचे उतर रहे थे। तो कैंप 4 से हम फिर एक रात वहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन रुके क्योंकि मैंने ऑक्सीजन शेयर किया था, हमारा ऑक्सीजन खत्म हो गया था। लेकिन एक भगवान का अच्छा ये था कि उस रात कुछ संकट नहीं आया। हम कैंप 2 में उतर गए और कैंप 2 में सभी ऊपर के क्लाइंबर नीचे आ गए क्योंकि वेदर विंडो खत्म हो गया था और उसके बाद कोई क्लाइंब नहीं कर सकता था। तो हम नीचे उतर गए। कैंप 2 में जब हम थे तो हमारा जो कैंप साइड था वहाँ पे वो जो बंदा जिसको मैंने ऑक्सीजन दिया था वो एक स्पेनिश था, स्पेनिश क्लाइंबर था। वो मुझे ढूंढते ढूंढते आ गए, कोई इंडियन क्लाइंबर ने वो बोला मुझे ऑक्सीजन दिया है, वो ढूंढते ढूंढते मेरे पास आ गया। और जैसे मेरे पास पहुंचा तो उसने मेरे को पहचाना क्योंकि मास्क निकलने के बाद हमने एक दूसरे को पहचाना था। तो उसने मेरे को पहचाना, वो मेरे गले लग गया और रोने लगा। उसने बोला मेरा सगा भाई इस एक्सपीडिशन था, एक्सपीडिशन में मेरे साथ में था, लेकिन मेरे सगे भाई ने मुझे ऑक्सीजन नहीं दिया, लेकिन आपने क्यों दिया, व्हाई व्हाई यू आर हेल्पिंग मी। तो मैं तो कुछ नहीं बोल सका उसको, मैं सिर्फ उसके हाथ मिलाया, उसको बोला दिस इज आवर इंडियन कल्चर, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। हमारे माता पिता हमको सिखाते हैं अगर हमारे टिफिन में 2 रोटी है तो हमारा कोई दोस्त अगर भूखा है उसके पास टिफिन है तो उसको आधा रोटी दे दे, आधा टिफिन शेयर करो। या हमारे टीचर लोग हमको सिखाते हैं अगर कोई हमारा गरीब दोस्त है उसके पास पेंसिल नहीं पेन नहीं, हमारे पास एक्स्ट्रा पेंसिल पेन है तो वो उनको शेयर करो। अपने पास अच्छा नॉलेज है तो उनको शेयर करो। ये हमारा इंडियन कल्चर, ये हमारा भारतीय संस्कृति का नॉलेज हमारे माता पिता और हमारे टीचर ने हमको दिया है, इसलिए मैंने आपको हेल्प किया। बस मेरा इसके पीछे कोई दूसरा कोई ये नहीं था। तो वो बहुत रोने लगा, उसने बहुत बड़ा मतलब उसके बाद उसने मेरे को बोला आपको क्या प्राइस चाहिए, मतलब कितना पैसा चाहिए जान बचाने के लिए। मैंने बोला मैं प्योरली इंडियन हूँ, हम इंडियन लोग किसी का जान बचाने का पैसा नहीं लेते और अच्छा काम का तो पैसा ही नहीं लेते बिल्कुल। तो उसको बहुत अच्छा लगा, उसने मेरे को 2-3 बार भी इनवाइट किया था लेकिन मैं नहीं गया। बोला नहीं, अच्छा काम करो, छोड़ दो, भगवान आपने को किसी न किसी रूप में वो अच्छा काम वापस देता है। तो ये एक एक्सपीरियंस मेरे लिए एवरेस्ट में बहुत अच्छा बन गया था। और उसके बाद नीचे आए, जैसे हम आए तो मैंने आपको बताया एक रात में सेलिब्रिटी बनना। उस दिन से पहले 19 मई 19 में 2012 में जब मैंने सुबह सबमिट किया तो 20 मई के पूरा इंडिया के सभी अखबारों में हमारा फोटो था कि इंडिया का फर्स्ट ऐसा क्लाइंबर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अचीवमेंट्स। सो जो हम बाय ट्रेन गए थे हमको सीधा फ्लाइट का टिकट आ गया काठमांडू में। काठमांडू में जैसे हम नीचे उतरते उतरते काठमांडू तक पहुंच गए थे तो सीधा
दिल्ली में गए। दिल्ली में प्रेसिडेंट मैडम थी प्रतिभा दाई पाटिल, जो हमारे महाराष्ट्र से, लेकिन वो पूरा इंडिया की प्रेसिडेंट थी। तो उन्होंने हमको इनवाइट किया, उसके बाद उन्होंने हमको पुरस्कृत किया। उन्होंने हमको कुछ फंक्शंस में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। वहाँ पे भी हमको बहुत बड़ा लगा कि ये किसान घर के लड़के, हम इतने छोटे घर के लड़के इतना बड़ा अचीवमेंट करने के बाद रात में सेलिब्रिटी बनना क्या होता है। लेकिन इसके पीछे कम से कम 6-7 सालों की मेहनत, सभी लोगों का सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब लोगों का आशीर्वाद और अपना अच्छा काम, इसकी वजह से हम ये अचीवमेंट कर पाए। दोस्तों बहुत चीजें हैं मुझे एवरेस्ट के बारे में बताने के, क्योंकि 80 से 90 दिन हम एवरेस्ट में थे और उसके बाद भी आज तक माउंटेनिंग करता रहा। और माउंटेनिंग के साथ में मैंने आपको जैसे बताया कि आपदा प्रबंधन का काम, जो अभी आपका जो मागड़ी, कनकपुरा, रामनगर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे अर्थक्वेक आता है या इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमने जाके जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है रामनगरा का, वहाँ पे जाके हमने ट्रेनिंग लिया था। वैसे मैं आज तक वो काम करता आ रहा हूँ। एक चीज़ आपको सबसे लास्ट में मैं बोलने वाला हूँ कि आप सब स्टूडेंट लोग हो, तो आपके लिए मैंने आपको सबसे जरूरी बताना समझा मेरे लिए कि अगर आप सब स्टूडेंट लोग कोई बड़ा जिंदगी में बनना चाहते हैं, तो एक छोटा सा गोल सेट करके रखो। जैसे मैंने करके रखा था कि 2012 में मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। ऐसा मैंने मेरे घर में माउंट एवरेस्ट का छोटा छोटा एक क्या बोलते हैं फोटोग्राफ बनाया था और उसके ऊपर लिखा था 2012 एवरेस्ट, 2012 एवरेस्ट। मेरे बेडरूम में रखा था, मेरे दरवाजे के पीछे रखा था, मेरे जो अपना पैड होता है, राइटिंग पैड जो स्कूल में हम इसके नीचे थे, वो मेरे किचन में लगाया था, मेरे बाइक पे लगाया था मैंने, छोटा एवरेस्ट का फोटो लगाया था 2012। सब लोग मुझे बोलते थे तुम पागल है। मैं बोला नहीं, इसके पीछे भी एक साइंस है, उसको प्रोन साइंस बोलते हैं। कि हमारे टीचर लोग जब हम छोटे होते उससे उम्र में, हमारे जो क्लासरूम होते उसके दीवार पे बहुत चार्ट लगाए होते। तो पहले वो जमाने में समझ नहीं, लेकिन आज उसका महत्व समझता है कि वो चार्ट क्यों लगाते हैं, कि अपने को अच्छी अच्छी चीजें हमारे आंखों के सामने अगर रह गई तो उसके पीछे हम वो उसको अपने आप उसके आत्मसात कर लेते। तो अगर अच्छा मैथमेटिक्स का कोई सॉल्यूशन है हमको समझ में नहीं आता, तो टीचर दीवार पे लगा के रखते हैं, तो हम उसको देखते देखते, हाँ जब खाली टाइम मिलेगा उसको देखते, मेरे को क्यों नहीं, मतलब वो समझ में आता है। वैसे ही अगर हमको मैंने माउंट एवरेस्ट का 2012 का लिख के रखा था 2008 से, और जैसे लिखते रहता था मैंने लिखा था 20 मई 2012 को मैं एवरेस्ट के चोटी के ऊपर रहूंगा। लेकिन दोस्तों मैंने इतना कोशिश करने के बाद एक दिन पहले मैं पहुंच गया, 19 मई 2012 को मैं एवरेस्ट में पहुंच गया। मतलब मेरा अचीवमेंट वो सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि मेरे सामने मेरा लक्ष्य था। अगर आपको जीवन में कुछ बनना है, जैसे बचेंद्र पाल मैम भी बोले कि अपना अचीव गोल जो है वो अप एंड गो, जितना हाई गोल रखोगे उतना अच्छा अचीवमेंट। आप कम से कम आखिरी दिन तक आप कोशिश करो। 20 मई लिखा था तो 19 मई को पहुंच गए। आप भी अपना जीवन का कोई गोल बना के रखो। आप अगर एडवोकेट बनना चाहते हैं तो अपना एक मम्मी डैडी को बोलो मुझे एडवोकेट बनना है, तो आप क्या करो, उसके लिए अपना एक एडवोकेट का एक छोटा सा सूट ले लो, उसमें एक फोटो निकालो और आपका पिताजी को और मम्मी को बोलो कि मैं कब एडवोकेट बन सकती हूँ या बन सकता हूँ। वो ईयर कैलकुलेट करो और उतना सालों का लिख के रखो। कि अभी समझो आप लोग अभी 5वीं कक्षा में है, तो आपको 10वीं करना है, उसके बाद 12th करना है, उसके बाद ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद LLB करना है। तो पकड़ के चलो आप वो 3, 5, 8 और समझो 10 साल, 18 सालों के बाद आप एडवोकेट बनोगे। तो आप 2020 और 2018, 2037, 2037 या 2038 में आप एडवोकेट बनोगे, ऐसा उसके नीचे लिखो। तो जैसे आप घर में रोज देखोगे यार मेरा फोटो लगा है, मुझे एडवोकेट बनना है, या फिर आप लिखो आपके जो घर में आपको बनना है एयरफोर्स पायलट बनना है, तो आपके कोई पापा या कोई हो गए एयरफोर्स में या आर्मी में हो गए या फिर नेवी में हो गए, उनसे रिक्वेस्ट करके वो ड्रेस में फोटो निकालो और आपको बोलो, आप उसके नीचे लिखो आई एम बीइंग एयरफोर्स ऑफिसर इन ईयर 2038 या 2035, ऐसा कुछ टारगेट लिखो और उसके नीचे लिखो मुझे बनना है। आपको IAS बनना है तो आप लिखो मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है। आपके फोटो के नीचे आपका खुद का लिखो टारगेट। अगर आप डेली वो टारगेट को देखोगे तो एक ना एक दिन 100% आप लास्ट के दिन तक कोशिश करो आप बनोगे। तो ये मेरा थोड़ा सा नॉलेज से आउट ऑफ वे जाके था, लेकिन जो एवरेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था और आपसे शेयर करने के लिए मुझे बहुत खुशी हुई। ये आज के जो कोरोना की जो महामारी है उसमें हम देखेंगे कि ये वर्चुअली आना पड़ रहा है। अगर ये कोरोना नहीं रहता तो आज मैं 100% बेलगांव में रहता था और बेलगांव में आपके स्कूल में आके सबके सामने विद प्रेजेंटेशन, हमारे बहुत अच्छी फिल्म है, PPT है, वो सब दिखा के मैं आपको दिखा था। लेकिन चलो ठीक है, जितना हो सके उतना कोशिश मैंने किया है। सबसे लास्ट में पुनः मैं क्वेश्चन लेने से पहले मैं प्रिंसिपल सर, जो प्रिंसिपल सर है, बाकी मैनेजमेंट स्टाफ है और स्पेशली मिथिलेश सर और मेरे दोस्त साके जी, इन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ।
और सबसे लास्ट में क्वेश्चन से पहले एक रिक्वेस्ट है सबको, अभी भी कोरोना के ऊपर कोई भी दवाई नहीं आई है, तो आप सब बच्चे लोग घर में ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। आप घर में रहो, सुरक्षित रहो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो। ये सब आप टीवी पे देख रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, बार बार अपने हाथों को धो, स्वच्छता सेफ्टी संभालो और मास्क पहनो। बाहर अगर निकलना है या घर बाहर से कभी भी घर में आ जाए तो आप खुद की स्वच्छता का या क्या बोलते हैं सैनिटाइजेशन का ख्याल रखो। और कोरोना से बचने का यही सिर्फ है, अच्छा अच्छा खाना खाओ। बाकी आप अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सब बच्चे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक एक करके पूछिए, मैं सबका जवाब दे दूंगा। आपके पास ये क्या कहते जी ये कहते हैं आपके पास, ये तो कुछ बोलिए आपके बोलिए। पास ये माउंटेन के पास ये सब आपको गवर्नमेंट देती है या आप खुद लेते हैं? नहीं नहीं, ये जो माउंटेनियरिंग का जो सब इक्विपमेंट है या फिर जो कुछ सामान लगता है, या ये सब खुद का पैसे से करना पड़ता है, गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलता। गवर्नमेंट अचीवमेंट के बाद सिर्फ एक आधा पुरस्कार आपको देती है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई भी खेल उसमें हमारा बड़ा अचीवमेंट या हमारे खुद के सर्टिफिकेशन के लिए, ना कि गवर्नमेंट से कुछ पैसा लेने के लिए। यस बोलिए तहजीब। क्वेश्चन पूछिए अगर माउंटेनियरिंग के बारे में। यस सर यस सर मैं कुछ पूछना नहीं चाहता, बस एक बात बोल रहा हूँ। जी सर मैं भी एक बर्फ के पहाड़ में चढ़ा हूँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया, श्रीनगर में। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। कौन सा पहाड़ में चढ़े थे आप? सर पता नहीं, पता नहीं, ठीक है लेकिन चलो। सर मैं अपने ही जूते पहन कर गया था। मैं आपको वही बताता हूँ कि जी जी बार बार फिसल रहा था। ओके ओके। तो आप तो आपके मम्मी डैडी के साथ में वहाँ पे कश्मीर घूमने गए होगे, श्रीनगर घूमने गए होगे, तो वहाँ पे जो, श्रीनगर में ही रहता था। क्या बात है, बढ़िया। तो आपने वहाँ पे जो देखा होगा कि आपका जो बर्फ होता है, जो आपने बर्फ के ऊपर चढ़े पहाड़ में, वो भुरभुरा बर्फ होता है, मतलब एकदम सॉफ्ट होता है, वो हार्ड आइस नहीं रहता है। यस सर। हाँ, तो हार्ड आइस के ऊपर चढ़ने के लिए आपके जूतों में आपको अच्छे क्वालिटी के जूते चाहिए, और उसके साथ वो जूते में नीचे क्रैम्पॉन्स बोलते हैं उसको, कीले लगे होती है, जिसके कारण आप अच्छे से ग्रिप बना सकते हैं। अगर आप जो माउंटेन आपने चढ़े है श्रीनगर में, वहां पे भी अगर आप जूतों के नीचे कुछ ऐसा फ्रिक्शन टाइप कुछ लगा लेते तो पहाड़ में चढ़ने को आपको दिक्कत नहीं आती थी। तो आपको दिक्कत सर मैंने भी चढ़ा है पहाड़। बहुत बढ़िया। कौन है, आपका नाम क्या है? सर सृष्टिता। सृष्टिता, कॉन्ग्रेचुलेशन। कौन सा पहाड़ चढ़ा है आपने? सर वैष्णो माता। वैष्णो देवी माता, बहुत अच्छा है। वैष्णो देवी माता का जो नया रास्ता बना है, उसका पूरा सर्वेक्षण, जो इंस्पेक्शन था और सर्वेक्षण था, उसके लिए मैं पूरा टीम में था। और वहां पे जो आपने जाली वगैरह सब देखा है ना, बंदर बहुत होते हैं, तो बंदरों के कारण वहां पे दिक्कत होती है, तो जाली से बचने के लिए मतलब बंदरों से बचने के लिए जो जालियां लगाई थी वो हमने इजाद की है, मतलब हमारा पूरा टीम था वहां पे। ओके, बोलो बोलो आप बच्चन, क्या नाम है आपका? बोलिए। तो मैंने भी 2 बार चढ़ा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे पापा हाँ, आइज में थे। ओके ओके। श्रेयर सर, गुड इवनिंग जी बेटा। आपने अगर माउंटेनियरिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो शेयर कीजिए। बाद में डिस्कस करेंगे, बट यू कैन आस्क टू सर कि आपको माउंटेनियरिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे एक्सपीरियंस पूछने, लाइक एवरेस्ट से रिलेटेड है या माउंटेनियरिंग कैसे करनी है, ऐसे कुछ अगर सवाल आपके मन में है तो वो आप सर से पूछ सकते हैं, बिकॉज़ दे आर एक्सपर्ट। या लेकिन सर बेसिकली बच्चों के हिसाब से वैष्णो देवी भी एक माउंटेनियरिंग है, तो उनका जो उम्र है उसके हिसाब से ठीक है, पूछ सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं। पूछिए पूछिए पूछिए। यस बेटा, जिसके मन में क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, वन बाय वन। सर एक ये लगता है चिपकली से कैसे चढ़ सकते हैं सर? क्या पूछा? छिपकली क्या? सर एक की चिपकली से हम पहाड़ कैसे चढ़ सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता, छिपकली से कोई पहाड़ नहीं चढ़ सकते। पहाड़ अगर चढ़ना है तो हमको वहाँ पे आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग का नॉलेज लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्लाइंबिंग कर सकते हैं। छिपकली के हिसाब से कोई क्लाइंबिंग नहीं कर सकता। छिपकली को नेचुरली उसको देने भगवान की कि उसके पैरों में ग्रिप होती है, वो कोई भी पत्थर के ऊपर या दीवार के ऊपर चढ़ती है,
वैसे हम नहीं चढ़ सकते इंसान, हमको इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने बताया जैसे आपको जूते लगते हैं अगर आप बर्फ में है। रॉक क्लाइंबिंग का भी एक अलग से जूता आता है रबर बेस का, जिसको पीए शूज बोलते हैं या रॉक क्लाइंबिंग शूज बोलते हैं, उसके हिसाब इस्तेमाल से हम चढ़ सकते हैं। यस सर मैं भी इसमें भी चढ़ चुका हूँ सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सुदीप बोलिए। यस सर माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद भारत कैसा दिखाई देता है? क्या क्या, एक मिनट, किसने सवाल पूछा था? माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद मुझे समझ में नहीं आया पूरा। सर माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद भारत कैसा दिखाई देता है? मैंने वही बताया, सबसे अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सबसे अच्छा दिखाई दिया मुझे भारत। सर जब आपने देखा तो भारत कब से इच्छा थी कि आप एक माउंटेनर बने? इतने 8 साल के थे जब आपको मन हुआ कि आप माउंटेनर बनेंगे? मैं कम से कम 18-19 साल का था, क्योंकि बीच में बचपन में हमको जो स्कूल की ट्रिप्स होती थी वो कोई किले पे या फोर्ट्स पे लेके जाते थे, लेकिन उस टाइम सिर्फ वो फोर्ट्स के प्रति आदर था। लेकिन जैसे 18-19 साल का हो गया और जैसे वेस्टर्न घाटी में घूमना शुरू किया, तभी मुझे लगा कि मैं माउंटेनियरिंग बनना चाहिए, मुझे मेरा पैशन बन गया माउंटेनियरिंग। तो 18 साल की उम्र से मैंने माउंटेनियरिंग शुरू किया है, 17-18 साल की उम्र से। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ते हुए कभी ऐसा नहीं लगा कि अब गिव अप कर देता हूँ? क्योंकि मैं भी अपने दोस्तों के साथ अपनी साइकिल लेके बहुत जगह जाता हूँ, ऐसे एडवेंचरस जगह, ऐसे पहाड़ वहाड़ होती है, और थोड़ी देर के बाद हमको लगता है नहीं बस इसके आगे और नहीं जा सकते। होता है तो बहुत बार। जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हम गिव अप करें, लेकिन एक आपको मालूम है हर एक स्पोर्ट्स में एक चीज होती है कि जैसे क्रिकेट में आप देखते हैं कि अगर आप क्रिकेट के एक मैच में 0 पे आउट हो गए तो अगले मैच में आप खेलना छोड़ते नहीं, अगले मैच में आप वापस खेलते हैं, वापस चांस मिलता है। लेकिन माउंटेनियरिंग जो है ये एक ऐसा खेल है, यहाँ पे आगे चांस नहीं है, तो हर एक डिसीजन सोच के लिया जाता है, तो हमारा जो थिंकिंग पावर है वो बढ़ जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, गिव अप करने का बहुत बार चांस आता है, लेकिन अगर वो मोमेंट हम कंट्रोल करें खुद के माइंड के ऊपर कि यार मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे आखिरी सांस तक लड़ना है, ये अगर हम पॉजिटिवली करते रहे, मेंटली हम स्ट्रांग रहे, तो दुनिया का कोई भी पहाड़ ऐसा नहीं कि जिसके ऊपर चढ़ा नहीं जा सकता। तो ऐसा कभी कभी लगा थोड़े बार कि क्यों आ गए माउंटेन में, मैं इतने मुश्किल कंडीशन में क्यों आ गया, कभी कभी 2-2 दिन खाने को नहीं मिलता था, लगता था यार छोड़ दूं ये वापस जाओ, लेकिन नहीं, मेरा पैशन था, मेरा एम था कि मुझे माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करना है, तो उसको वो जो पैशन था वो मुझे सोने नहीं दे रहा था, इसलिए मैं कभी गिव अप नहीं किया। ओके सर, थैंक यू। तो आपने बोला था गरीब घर से आते हैं, तो फिर एक सामान भी बहुत महंगे हो गए, तो फिर आपको पैसे कहाँ से मिले? हमने कुछ डोनेशंस जमा किए, और मैंने तो मेरे जो खेती थी उसके ऊपर थोड़ा लोन लिया। मेरे कुछ दोस्तों ने उनके घर का जो कुछ सोना वगैरह था वो थोड़ा गिरवी रख दिया, वो लेकिन वो बाद में रिकवर हो गया, जैसे डोनेशंस मिल गए हमने वो रिकवर कर दिया। डोनेशंस के ऊपर ही हमने ज्यादा किया और खुद का पैसा डाल। पैसे मिल गए? जी। क्या आप माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद आपको पैसे मिले गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से तो नहीं मिले, लेकिन कुछ जो हमारे स्पॉन्सर थे उनके हमने लोगोज वगैरह उसका फोटोज एवरेस्ट के ऊपर निकाले, तो उनको फोटोज हमने वापस दिया, तो उन्होंने फिर हमको डोनेशन दिया, क्योंकि उनके लिए भी प्राउड मोमेंट था, उनका कंपनी का नाम या कंपनी का लोगो हमने इतने ऊंचाई पे जाके उसको नाम का या लोगो का फ्लैग ऑफ किया था, मतलब फ्लैग लगाया था, वहां पे झंडा लगाया था उनका नाम का, तो उन्होंने खुशी हमको वापस डोनेशन दिया, क्योंकि हमारे ऊपर लोन था, और लोकल अथॉरिटीज के थोड़ा बहुत मदद मिला, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था। सर और मिनिमम एज कितनी होती है अगर आपको माउंटेनियरिंग शुरू करनी है? मिनिमम क्या? माउंटेनियरिंग अगर आपको शुरू करनी है तो मिनिमम एज क्या होती है? आप लोग जानते होंगे। हाँ यस, मैं अभी क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। माउंटेनियरिंग का एज है 14 साल के ऊपर ही माउंटेनियरिंग में शुरुआत करियर किया जाए, मतलब करियर बोलते हो कोर्स वगैरह के लिए 14 साल से ऊपर है। आपको नॉलेज में है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन अर्जुन वाजपेयी जो मेरे साथ और राकेश जी के साथ में एडवांस कोर्स में था, वो यंगेस्ट इंडियन था जो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था। उसके बाद पूर्णा मालवथ करके तेलंगाना की लड़की है जो उम्र के 16 साल में उसने माउंट एवरेस्ट किया है। तो माउंटेनियरिंग की उम्र अभी कम होती जा रही है, 10-12 साल से आप माउंटेनियरिंग में आ सकते हैं, और उम्र के 70 साल तक, हम 70 या उससे ऊपर जितना अपना फिजिकल फिटनेस रहेगा वो हिसाब से हम माउंटेनियरिंग कर सकते हैं।
ओके सर। सर माउंटेनियर्स के बाद आपने कोई जॉब पकड़ी या माउंटेनियर्स का ट्रेनिंग देने शुरू किया? नहीं, मैं ऑलरेडी डिफेंस में जॉब में था, तो मैंने कोई जॉब पढ़ने का मुझे जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन एवरेस्ट से पहले भी हम जो बच्चे लोग हैं स्कूल के, उनके लिए एडवेंचर कैंप्स करते थे। दीपावली के टाइम में मतलब जो हॉलीडे कैंप्स थे, उसमें हम एडवेंचर एक्टिविटीज का कैंप करते थे। एवरेस्ट के बाद में भी हमने वही किया, बच्चों को जाके या जो सीनियर कॉलेज के स्टूडेंट है उनके लिए एडवेंचर एक्टिविटीज, या दिवाली का या क्रिसमस के टाइम में जो छुट्टी होती है उसमें हमने एडवेंचर कैंप का आयोजन किया, जो शिविर लगा दिए। शिविर के बाद में बच्चों में पर्सनल डेवलपमेंट, खुद की फर्स्ट एड, खुद की पर्सनल हाइजीन और कुछ माउंटेनियरिंग के एडवेंचर के कुछ क्या बोल सकते एक्टिविटीज, ऐसे एक छोटा सा कैंप 4 दिन का 5 दिन का रेसिडेंट कैंप हमने जंगल में लिया। ऐसे एक्टिविटी चालू किए और कुछ पैसे कमाने का कुछ भी प्रयोजन नहीं था, सिर्फ ये खेल अच्छे से अच्छे लोग बच्चों तक पढ़ाना पहुंचाना था, यही हमारा टारगेट था। सर यस। आपने कभी जैसे आपने सर आपने हाँ, हाँ। कभी छोटे बच्चों को छोटे माउंटेन्स में चढ़ाया है? बिल्कुल बिल्कुल। माउंटेन्स बोलो तो हिमालय में तो अभी तक छोटे बच्चों को नहीं लेके गए हम। काटना क्यों पड़ता? सुनिए सुनिए, माउंटेन में अभी तक तो छोटे बच्चों को हमने हिमालय में नहीं लेके गए हैं, लेकिन जो वेस्टर्न घाटी है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो पहाड़ है, जैसे आपका कर्नाटका बॉर्डर पे जो है दोड़ा बेट्टा, अन्नमलाई का जो सबसे बड़ा पहाड़ है वेस्टर्न घाट का, वहाँ पे, या फिर हमारे महाराष्ट्र में कलसुबाई है और कुछ बड़े बड़े पहाड़ है, वहाँ पे हमने ट्रैक्स करके बच्चों को लेके गए। और स्पेशली वुमेन्स डे के दिन हम स्कूली लड़कियों को एक्टिविटीज करके लेते हैं, कुछ बच्चों को एडवेंचर एक्टिविटीज करके लेते हैं अभी भी। यस, पूछिए। यस सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाने के बाद बहुत ठंड होती है, किसी वजह से हमारा हाथ सुन उसको काटना पड़ता है। हाँ, हाथ सुन पड़े बोले तो अगर उसको फ्रॉस्टबाइट बोलते हैं, उसमें 2-3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले अगर हमारे हाथ खुली हवा में आ गए, माइनस टेम्परेचर में अगर हमारा हाथ खुला हुआ है, उसके ऊपर अगर कोई कवर नहीं है, तो वो पहले लाल पड़ जाता है पूरा, उसको चिलब्लेन बोलते हैं, स्टेज होती है। और चिलब्लेन में अगर हमने उसको गर्म पानी में, गुनगुने पानी में डाल दिया तो वो कवर होता है। उसके बाद चिलब्लेन के बाद नेक्स्ट स्टेज अगर गई तो वो जो खून का फैलाव पूरा रुक जाता है हमारे हाथ में या हमारे उंगलियों में। अगर वो रुक गया और हमारा जो हाथ की उंगलियां है वो काली पड़ने लगी तो वो फ्रॉस्टबाइट का लक्षण बोलते हैं। फिर भी अगर वो प्राइमरी स्टेज में है तो हमारी उंगलियां बच सकती है, लेकिन हमने ज्यादा देर तक हमारा हाथ अगर खुली हवा में माइनस टेम्परेचर में रखा तो वो पूरा काला पड़ गया तो पूरा डेड बन जाता है। तो मेरे दोस्त जो हमारे साथ में एवरेस्ट में थे, उसकी 4 उंगलियां काटनी पड़ी, एक हाथ की, और दूसरे हाथ की ये 3 उंगलियां, 1 2 3 उंगलियां उसकी काटनी पड़ी, क्योंकि उसने खुला हाथ में, उसका ग्लोव उड़ गया था, ग्लोव गलती से निकल गया था, और उसने सिलेंडर को पकड़ा, और जैसे पकड़ा वो माइनस टेम्परेचर की वजह से उसकी इतनी उंगलियां काटनी पड़ी, ये सिर्फ 2 उंगलियां उसकी बची। वो भी स्टेज में होता है, अगर ज्यादा फ्रॉस्टबाइट हो गया तो उंगली काटनी पड़ती है, कम स्टेज में अगर कम मात्रा में फ्रॉस्टबाइट हो गया तो उंगलियां बची जा सकती है। यस सर आई हैव वन क्वेश्चन। आपको कभी सांस में दिक्कत नहीं हुई है? नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, मैंने रेगुलरली प्राणायाम, योगा और मेडिटेशन करता था, इसलिए 8000 मीटर के ऊपर मैं 34 आवर्स विदाउट ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी का एक बूंद भी नहीं पिया था, लेकिन 34 घंटा में विदाउट पानी और विदाउट ऑक्सीजन, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन नहीं लगाया था, उसके सिवाय मैं बच पाया, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे एक्सरसाइज की थी, जो प्राणायाम किया था, मेडिटेशन किया, उसका फायदा मुझे वहां पे हो गया। धीरे धीरे सांस लेने की वजह से मुझे कुछ दिक्कत नहीं हुई। सर आपने कितने सिलेंडर्स ले गए थे वहाँ पर? मैं 3 सिलेंडर लेके गया था, और मेरा 1 सिलेंडर मैंने वो आपको बताया कि वो जो क्लाइंबर था उसके लिए इस्तेमाल हो गया, इसलिए मैं 2 सिलेंडर में ही माउंट एवरेस्ट करके आया हूँ। सर यस सर, जब आप रात को नीचे जा रहे थे माउंट एवरेस्ट से, आपको थोड़ा सा भी अंदाजा था कि आप कौन से एरिया से जा रहे हो? अंदाजा रात को तो, मतलब जब माउंट एवरेस्ट के ऊपर रात में तो नीचे नहीं उतरते, रात में सिर्फ जो राष्ट्र का कैंप है उसमें रात में चढ़ा जाता है, बाकी जो कैंप है उसके लिए सुबह जल्दी, मतलब 4 बजे निकलना पड़ता था, और दोपहर के 12 बजे क्लाइंबिंग स्टॉप करते थे, क्योंकि 12 के बाद पूरा वेदर चेंज होता था और बर्फ में पैर धस सकता था या पूरा आदमी बर्फ के अंदर जा सकता था, इसलिए सुबह जल्दी 4 बजे 3 बजे हम चालू करते थे, 4 बजे के करीब। तो उसके टाइम तो थोड़ा टॉर्च 1 घंटा लगाना पड़ता था, 5 बजे के बाद तो अच्छे से उजाला होता था,
तो चढ़ाई ही होती थी रात में, सिर्फ जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर है उसमें रात में ही चढ़ाई गए थे, और सुबह दोपहर तक तो मैं वापस आया था, तो रात में उतरने का कुछ दिक्कत नहीं हुआ। रात में नहीं उतरना है माउंटेन में, रात में नहीं उतरते। और फिर भी हम अगर उतरना है रात में तो रास्ते में रोप फिक्स किया रहता है। जब हम एक मिनट, जब हम क्लाइम करते हैं तो रास्ते में रोप को फिक्स करते जाते हैं, जिससे आते टाइम वही रोप को पकड़ के हम नीचे आ सकते हैं अंधेरे में भी। सर आपका जो माउंटेन कैंप होता है वो कितने महीनों का होता है? माउंटेन जो कैंप होता है मतलब कौन सा, हमारा वाला बोल रहे हैं कि हमने जो ट्रेनिंग किया वो बोल रहे हैं आप? सर ट्रेनिंग वाला। सर आपने माउंटेन कितने दिन तक किया है? माउंटेनिंग अभी तक कर रहा हूँ मैं, माउंटेनिंग 18 साल की उम्र से अभी तक। नहीं लगा। क्या बोले? हेलो, हाँ मैं आपको अभी पहले एक सवाल का जवाब देता हूँ। जो हमारे कैंप्स होते हैं वो 3 दिन से लेके 7 दिन वाले, ऐसे 2 स्टेज में कैंप्स लेते हैं हम। 3 दिनों का कैंप होता है एडवेंचर, और 7 दिनों का भी एडवेंचर कैंप होता है। वो हम लोकेशन, अगर आपका ग्रुप अच्छा है तो आपके लोकेशन के नजदीक ही 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर में अच्छे से लोकेशन देख के हम उसमें अरेंज करते हैं वो एडवेंचर एक्टिविटी का। 3 दिन का रहता है और 7 दिन का रहता है। और हाँ, आप भी सवाल पूछिए। यस सर। जब में कोई आदमी जाता है तो उसके आँख या कान से खून निकलने लगता है। कहाँ पे? नाक और आँख से खून निकलने लगता है। हाँ। सर वहाँ पे ऐसे कोई बर्फीले जानवर मिले? दोस्त या आपके साथ हुआ था ये? नहीं, उसके बारे में मैंने आपको बताता हूँ कि जब हाई एल्टीट्यूड पे हम जाते हैं तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वातावरणीय दबाव जिसको बोलते हैं, वो प्रेशर की वजह से कुछ लोगों के नाक से खून निकलता है, या कभी कभी कान से भी खून निकलना शुरू होता है। ये कुछ लोगों में होता है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए हम तैयारी करके गए थे। और दूसरा जो सवाल था, मेरे ख्याल से जानवर दिखे, तो मैं आपको बताता हूँ कि जानवर तो हमको नहीं दिखे, क्योंकि 14,000 मीटर के ऊपर बर्फ शुरू होता है, और हम तो 29,000 फीट तक गए थे, तो 14,000 फीट के ऊपर कुछ बर्फ नहीं मिला, बर्फ के ऊपर कुछ जानवर नहीं थे। बेसिकली नेपाल हिमालय में इतने जानवर नहीं रहे, क्योंकि वहां पे माउंटेनिंग ज्यादा होने के कारण नहीं मिल रहे सर हेलो सर वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। कोई सवाल पूछिए। यस सर जैसा आपने कहा था कि आप वेजिटेरियन हो, तो ऊपर जब आप जा रहे थे तो आपको कभी प्रोटीन की कमी ऐसा कुछ हुआ? प्रोटीन की कमी के लिए मैंने यहाँ से कुछ वेजिटेरियन डाइट्स का प्लान करके गया था। सुनिए मैं पूरा जवाब देता हूँ, फिर दूसरे पूछिए। सबसे ज्यादा मैंने क्या किया, प्रोटीन डाइट जो हमारे कडधान्य होते, कडधान्य लगा वैष्णव, कडधान्य लगा सुना कि नहीं? पल्सेस, जो पल्सेस होते हैं वो पल्सेस खाते थे। जो उसके बाद में शाकाहारी जो चावल, दाल चावल वो खा के जाता था। कुछ जगह पे जरूरत पड़ी तो मैं पार्ले-जी बिस्किट जो है, पार्ले-जी बिस्किट बहुत खाता था, ग्लूकोज, रेडी ग्लूकोज। यस, कोई सवाल? माउंट एवरेस्ट कंप्लीट करने पूरा एक्सपीडिशन हमारा 68 डेज का था। वैसे 2 दिन और एक्स्ट्रा लग गए थे जो हमारा सामान पैकअप था, तो 70 दिन में काठमांडू से काठमांडू हमारे 70 दिन हो गए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बार बार आपका खाना आइस हो रहा, तो आप कैसे खाना खा रहे थे? खाना बार बार आइस नहीं हो रहा था। जो हमारा खाना बन रहा था तो हम गरम ही खाते थे उसको, क्योंकि तो ब्यूटेन गैस जो था वो छोटा था, उसके ऊपर स्टैंड था, उसमें हम वो लगाते थे, उसमें ही खाते थे। और जो हमारा जो वहाँ पे तो प्लेट नहीं ले सकते थे, जो हमारा क्या बोल सकते, टिफिन टाइप जो हमारा डब्बा था खाने का, थोड़ा सा हीट प्रूफ था, मतलब ऐसे हीट उसमें अच्छे से होता, क्या बोल सकते हम उसको, जैसे हमारे थर्मस में हम पानी गर्म रखते हैं ना, वैसे खाने का कुछ जो हमारा खाने का डब्बा था वो इसी टाइप का था, तो खाना थोड़ा गर्म रहता था थोड़ा देर, लेकिन वो जल्दी खत्म करना पड़ता था। यस, थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपका जो बैग होता था वो रक्सैक बैग होता था? बिल्कुल, रक्सैक बैग होता था। सर उसका हाँ? कितना वजन होता? सर उसका कितना ओके राधे जी, वजन होता था? बताता हूँ। जो हमने शुरुआत में बेस कैंप से लेके कैंप 3 तक जाते थे, तो उसमें कम से कम 20 किलो तक वजन रहता था, क्योंकि उसमें हमारा स्लीपिंग बैग, बाकी कुछ सामान, खाने की चीजें, पानी वगैरह हमको साथ में लेके जाना पड़ता था। और जैसे हम ऊपर चढ़े तो वही हमारा रक्सैक का वजन
25 किलो से लेके 35 किलो तक जाता था, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर का वजन बढ़ने के कारण वो 30-35 किलो तक गया था। Hello, children. I think sir has given almost all the answers और बहुत ही अच्छे हमारे साथ शेयर किए हैं। अगर कांता मैडम यहाँ हैं हमारी HM, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहें। उसके बाद मिथिलेश सर से निवेदन करूंगा कि वे जो धन्यवाद ज्ञापन का कार्यक्रम है वो संपन्न करें। कांता मैडम, आर यू प्रेजेंट? सर, हाँ सर, बोलो। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। यहाँ पूछो प्रदीप जी पूछे। हाँ, यस सर, जैसा कि आपने कहा मतलब उस ऊपर बहुत सारा वेट लेके जाना पड़ता है 20 to 35 kg, तो सर ऊपर जाने के लिए कोई लिमिट होती है वेट की, कि मतलब इससे ऊपर के वेट वाले लोग ही जा सकते हैं? वेट की लिमिट नहीं कोई, अपना कैपेसिटी, हम कितना वेट उठा के चल सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड है कि हम कितना उठा के लेके जा सकते हैं। उसके लिए जो मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस बहुत करना पड़ता है। हम क्या करते थे, हमारे जो लोकल पूना में जब प्रैक्टिस करते थे पहाड़ों पे पूना के, तो वहां पे हमारे सैक में हम पानी का बोतल भरते थे, 20-20 बोतल, 25-25 बोतल भरते थे। तो वो वेट लेके हम छोटे छोटे पहाड़ चढ़ते थे, उससे हमारा कैपेसिटी बढ़ने लगा। शुरुआत में हम 5 किलो लेते थे, उसके बाद 7 किलो, उसके बाद ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम वजन बढ़ा रहे थे। पानी के बाद में कभी कभी रेती या कुछ बड़ी चीजें डाल के सैक में वो वजन थोड़ा थोड़ा बढ़ा के प्रैक्टिस करने के बाद ही हम माउंटेन में 30 किलो तक उठा सकते हैं। डायरेक्ट आप 30 किलो नहीं उठा सकते, चल भी नहीं सकते। तो वेट का कैपेसिटी ऐसा कुछ नहीं है कि वेट कितना हो, वेट कितना भी हो, आपका उतना कैपेसिटी बिल्डअप होना चाहिए। हॅलो सर, माझा एक क्वेश्चन आहे, विचारू का? विचारा मॅडम, विचारा। बोलू सर, जे सामान घेऊन जातात नॉर्मली ड्राय करून जातात, सामान जे नेता ना तुम्ही आपल्या बरोबर ते ड्राय करून घेऊन जातात सुकवून, म्हणजे त्याचं वजन कमी होण्यासाठी? वजन कमी होण्यासाठी कुठले ड्राय नाही। आमचं जे बेस कॅम्प असतो, बेस कॅम्पला चांगलं किचन लागलेलं असतं, म्हणजे बेस कॅम्प जो असतो, बेस कॅम्प पर्यंत बऱ्यापैकी सामान तिथं याक वरती, आणि जे घोडे आहेत माउंटेन मध्ये, त्या घोड्यांवरती बऱ्यापैकी सामान वाहून येतात। बेस कॅम्प मध्ये चांगलं किचन लागतं, आपल्या घरच्या सगळ्यात चपाती भाजी म्हणजे रोटी वगैरह अपन ते खाऊ शकतो बेस कैंपला। मैं हिंदी में बोलता हूँ, जो बेस कैंप है वहाँ पे हम अपना रेगुलर खाना खा सकते हैं, वहाँ पे किचन लगा रहता है पूरा। लेकिन बेस कैंप के ऊपर हमारे टेंट में ही हमको खाना बना के खाना पड़ता है। तो नीचे बेस कैंप में बहुत अच्छा खाना मिलता है, उसके लिए ड्राई वगैरह कुछ नहीं। जो हाई एल्टीट्यूड फूड है उसमें जैसे हम फज चिक्की बोलते हैं ना, चिक्की खाते हैं, या कुछ ग्लूकोज का टॉफी, चॉकलेट या बार, जो मिल्की बार है, ऐसा कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेके आते थे, उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती थी। ड्राई वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ता। ओके, थैंक यू। यस, के बाद कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होता है क्या? मुझे आवाज नहीं ठीक से आया आपका। सर, जाते आने के बाद कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होता है क्या? नहीं, कुछ नहीं, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होता। सर, एक टेंट में कितने लोग रहते हैं? डिपेंड्स ऑन टेंट साइज, टेंट कितना साइज का है उसके ऊपर है। कुछ टेंट रहता है सिंगल टेंट रहता है, एक आदमी का टेंट रहता है। कुछ 2 मैन टेंट रहता है, तो उसमें 2 आदमी बैठ सकते हैं। 4 मैन टेंट होता है, और एक डोम टेंट होता है, उसमें 10 से लेके 40 तक लोग रह सकते हैं। लेकिन वो डोम टेंट होता है वो बेस कैंप में इस्तेमाल होता है। हाई एल्टीट्यूड पे इतना बड़ा टेंट हम कैरी नहीं कर सकते, तो उसके लिए 2 मैन टेंट लेके जाते हैं माउंटेन में, जो इजीली कैरी होता है, उसका वजन भी ज्यादा नहीं होता, हल्का होता है बिल्कुल। 2 किलो 3 किलो तक उसका वजन 2 किलो बन जाता है, 2-3 किलो। तो वो टेंट को लेके जाते हैं, उसमें 2 आदमी आराम से सोते हैं, कभी कभी 3 आदमी भी थोड़ा सा एडजस्ट करके 3 आदमी भी बैठ सकते हैं, सो सकते हैं। तो छोटा टेंट लेके जाते हैं पहाड़ों में, वो जरूरी होता है। सर, जब आप हैवी वेट लेके जाते हो तो कितने किलो का रहता है? कहाँ पे बोल रहे हैं आप? हिमालय में बोल रहे हैं कि प्लेन लेवल में? सर, हिमालय में तो जब बेस कैंप तक जाते हैं तो वहाँ पे हमारे बैग में 10-15 किलो तक रेगुलर रहता है। बेस कैंप के ऊपर डिपेंड्स रहता है कंडीशन, हम रोटेशन को जा रहे हैं तो हमारे बैग में 10 किलो 15 किलो 20 किलो तक रहता है। लेकिन जब लास्ट का जो समिट पुश है उसमें हमारे बैग में 25 किलो से प्लस ही होता है, और समिट के टाइम तो 30 किलो तक जाता है वो लास्ट में। सर, आपको आवाज मिक्सअप हो रहा है जी। ये जैसा जब आप माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे थे तो जैसा कि आपने कहा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, इंजरीज वगैरह, तो सर आपको ऊपर जाते या नीचे जाते सब ऐसी कोई इंजरीज हुई हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल इंजरी नहीं हुआ।
आई एम फिट एंड फाइन, पूरा नीचे जैसे गया था वैसे ही नीचे आया है। सर यस सर आपके बैग में कोई दवाई रहती है? दवाई बिल्कुल नहीं, नीचे बेस कैंप में डॉक्टर रहता है, और जब अल्टीट्यूड में हम जाते हैं तो हम ही हमारे खुद के डॉक्टर होते हैं। वहाँ पे अगर कुछ हो गया तो सिर्फ ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारी रेस्क्यू टीम हमारे साथ में है, अगर वो हमको कैरी करके नीचे ला पाए तो कुछ उपचार हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर बेस कैंप में बैठते हैं, हमारे साथ पूरा एक्सपीरियंस एक डॉक्टर रहते हैं जो बेस कैंप में रहते हैं। वहाँ पे अगर ज्यादा ही जरूरत पड़े तो हेलीकॉप्टर से कोई आदमी को पॉसिबल है तो हेलीकॉप्टर से उठा के सीधा काठमांडू तक लिया जाता है, रेस्क्यू किया जाता है। यस सर धन्यवाद, बहुत ही एलोबरेट वे में आपने सबके उत्तरों का प्रश्नों का उत्तर दिया। अब मैं मिथिलेश सर से निवेदन करूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन करें। मिथिलेश सर। यस, थैंक यू सर। सभी को शुभ मध्याह्न, शुभ संध्या। मेरा आभार प्रदर्शन करने से पहले या आभार ज्ञापन करने से पहले मैं दो शब्द, जो सर का इतना पूरा हमने प्रोग्राम सुना है या इतना जो इंस्पिरेशन भरा एक प्रोग्राम या स्पीच हमने सुनी है, उनके खुद के अनुभव हमने सुने हैं, उनका आभार ज्ञापन करने से पहले मैं कुछ चंद लाइनें हैं जो बहुत ही सारे लोगों ने आपने सुनी होगी, बट उसके पूर्व मैं वो लाइनें बोलना चाहूंगा। एक प्रसिद्ध कवि की कविता से ये लाइनें हैं जो हमें सच में कुछ प्रेरित करती है कुछ करने के लिए। से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, जब तक न सफल हो, चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सबसे पहले सर मैं हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। श्री चिंतपल्ली विजय रत्नम प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 AFS सामरा, इन्होंने हमें एक मौका दिया कि हम आपको हमारे इस कक्षा में आमंत्रित कर सके, जिनकी आज्ञावशी हम आपको यहाँ पे प्रोग्राम में आमंत्रित कर चुके हैं। और आपने एक बहुत ही उचित और इतना सुंदर मार्गदर्शन हमारे छात्रों के लिए यहाँ पे प्रस्तुत किया, जिसके साथ साथ छात्रों के साथ साथ हमारा एक जो नॉलेज है वो इतना बड़ा है, और एक जो क्यूरियोसिटी होती है कि जो भी व्यक्ति जिस क्षेत्र से बिलोंग करता है वो अपने क्षेत्र के बारे में बहुत सारी जानकारी बहुत अच्छे से बता सकते हैं। जैसे मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था कि अब एक जो हमारा एक पाठ है कक्षा 5वीं पर्यावरण अध्ययन विषय में, तो उसमें इससे रिलेटेड मेरे मन में विचार आने के बाद में, जैसे हमारे आदरणीय बसवराज सर है, इनसे मैंने थोड़ा डिस्कस किया, फिर हमारे जो राकेश भैया है इनसे भी डिस्कस किया। उनके बाद में उन्होंने एक मुझे सच में सौभाग्य दिया कि मैं आपसे बात कर पाया। आपका जो बायोडाटा पढ़ा तभी मैंने बहुत कुछ जाना कि हम एक सच में कितनी ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में जानने वाले हैं और उनसे अनुभव हम सुनने वाले हैं। तो इसके लिए सर मैं सबसे पहले हमारे प्राचार्य जी को बहुत सारा धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। साथ साथ श्री हरि सर, आपने अपना इतना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला, इतनी भागदौड़ भरी आपकी निष्कार्य शैली में आपने हमारे लिए इतना समय हमारे बच्चों के लिए निकाला, इसके लिए मैं आपका बहुत ही तहे दिल से, हमारे केंद्रीय विद्यालय AFS सामरा परिवार की ओर से बहुत ही तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। साथ साथ इस कार्यक्रम हेतु जो हमारी प्राथमिक विभाग की मुख्याध्यापिका कांता कांबले मैडम, उन्होंने भी हमारा बहुत अच्छे से साथ निभाया। हमारे विद्यालय के सारे वरिष्ठ शिक्षकगण प्राथमिक और माध्यमिक विभाग से, वो भी हमारे इस कार्यक्रम से आज 5वीं कक्षा के ऑनलाइन कक्षा में वो जुड़े थे, उनका भी मैं बहुत ही तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। और
जैसे हमारे राकेश भैया हैं, उनको भी मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि उनकी वजह से आज हम इतना सब कुछ कर पाए। तो एक हमारे लिए गर्व की बात है कि केंद्रीय विद्यालय परिवार के द्वारा हम इस कोरोना काल में इतना अच्छा कार्यक्रम हम हमारे बच्चों के लिए सादर कर पाए और उनके नॉलेज में एक जो नॉलेज जो इनका इनरिच कर सकते हैं, उनको हम बढ़ा सकते हैं, उतना प्रयास आपने 100% किया। उसके लिए आपका भी तहे दिल से पुनः एक बार धन्यवाद। साथ साथ हमारे छात्रों का भी जो एक इतना लंबे समय से अपने मोबाइल्स और लैपटॉप्स के सामने आपके इस अनुभव कथन को सुनने के लिए कंटिन्यूअसली बैठे हैं, उनको भी बहुत सारा थैंक यू। और आशा करता हूं कि श्रीहरि सर का यह व्याख्यान सुनने के बाद में आप सभी इनसे प्रेरणा लेके अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनने के लिए, संघर्षमय जीवन को आगे बढ़ते रहने के लिए आप एक प्रण लेंगे। और आशा करता हूं कि इस 5वीं कक्षा में से भविष्य में 1, 2 या 10 या उससे भी ज्यादा माउंटेनियर या पर्वतारोही निकल के सामने आएंगे, तो हमें भी बहुत आनंद होगा। उस दिन हम श्रीहरि सर का भी खास याद करेंगे कि श्रीहरि सर की वजह से इतने सारे बच्चे मोटिवेट हैं। मुझे भी प्राउड फील होगा अगर कोई बच्चा एवरेस्ट पे चढ़ गया तो ये क्लास में। या बिल्कुल सर। तो मैं आशा करता हूँ सभी छात्रों के लिए ये फलदायी सेशन था। पुनः एकदम सबका बहुत पुनः धन्यवाद। थैंक्स लॉट सर। और भविष्य में जब भी मौका मिलता है प्राचार्य जी की परमिशन से हम आपको हमारे विद्यालय में जो प्राथमिक और माध्यमिक विभाग के सारे बच्चों के लिए एक अच्छे से रखने का पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल थैंक यू सर। थैंक यू। बाय बाय सभी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। यस सर। थैंक यू सर। सवाल आ रहे हैं अभी भी सर। यस सर। जैसे कि मतलब आपने माउंट एवरेस्ट चढ़ा है, तो मतलब आपने कहीं से शुरुआत की होगी, तो मैं जानना चाहती हूँ सर, आपकी फैमिली ने आपको इस बारे में कितना सपोर्ट किया था? मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे फैमिली ने सपोर्ट किया, उसी वजह से मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ पाया। अगर हमारे माता पिता हमारे पीछे एकदम 100% फुल्ली पावर से खड़े रहेंगे तो एक ना एक दिन हम बड़े अचीवमेंट कर सकते हैं। माता पिता या फैमिली के सपोर्ट के सिवा हम कोई भी बड़े अचीवमेंट नहीं कर सकते। सर थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, कीजिएगा। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को पूरा जो सूत्र संचालन जिन्होंने किया, आदरणीय बसवराज सर, उनका भी बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद। और इस 5वीं के पर्यावरण अध्ययन कक्षा से जुड़े हुए सारे शिक्षकों का भी बहुत सारा धन्यवाद, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमारी कक्षा के लिए दिया। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू चिल्ड्रन। बाय सर। कर दू कट सर। सर राकेश सरांशी बोलायचं, राकेश दादा आहे तिथे, बोलू शकता। मीटिंग मध्ये नको सर, लाईव्ह मीटिंग मध्ये। ओके चालेल। मी कॉल करतो राकेशला। ओके चालेल। चलो बाय बच्चे लोग, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय। थैंक यू ऑल। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू। बड़ी